हे गाइस व्हाट्स अप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। हाउ आर यू? व्हाट्स अप बच्चा लोग, कैसे हो यार आप लोग? भाई मेरा तो तुम्हारे बिना मन लगता नहीं है। मतलब तुम्हारा मेरे को पता नहीं है, बट मेरा जो है ना मन, वो तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं लगता। कैसे हो यार तुम लोग? अच्छा मैं दिख गया हूँ अभी, बस मैं ना सच्ची बता रहा हूँ, एक बात देखो, तुम लोग नाराज मत हो ना। मैं अभी ना नहा के आया हूँ। अब तुम लोगों के सारे इतनी लेट नहाते हैं, अब मेरा काम ही ऐसा है यार आजकल, क्या करूं, है ना। तो क्योंकि तुम लोग तो मेरे वो हो ना, क्या बोलते हैं, चड्डी बड्डी, मतलब मेरे दोस्त लोग, फ्रेंड लोग, छोटे, एल्डर ब्रदर सिस्टर, जो भी तुम मानना चाहो मुझे। मतलब मैं बड़ा हूं, मतलब समझ गए। बट मेरा काम ही ऐसा हो गया आजकल कि मैं सेशन से पहले नहाता हूं, मतलब ऐसी हालत हो गए हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप लोग भी लेट लेट नहाते हो क्या? अब मैं क्या करूं यार आजकल। आजकल ऐसा हो गया है कि मैं बहुत जल्द आप लोग खुशखबरी सुनाऊंगा, बट वो काम चल रहा है, इस वजह से क्या है कि मुझे बाहर जाना पड़ता है, और ऐसे ऐसे काम पड़ गया आजकल, तो इस वजह से ऐसा होता है। चलो, सो हाउ आर यू गाइस? अरे मतलब मैं तो बड़ा हूं, तुम तो वो हो ना। कई बच्चे ऐसे आजकल ना, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता बाय द वे। वैसे कई लोग ऐसे, जैसे आपके फादर हैं, आपके फादर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि जब वो आपके फ्रेंड की तरह बिहेव करें, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। डिस्टेंस कम होते हैं तो हमें अकेलापन भी कम महसूस होता है ना। आपकी मदर है, कई जो लड़कियां हैं उनकी मदर उनके लिए सबसे अच्छी फ्रेंड होती हैं, क्योंकि वो कुछ भी शेयर कर सकती हैं अपनी मॉम के साथ में। कई लड़के होते हैं अपने फादर को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, क्योंकि वो अपने फादर के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं, है ना। सो इट्स मतलब वो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। बस ऐसा है कि दिल से दिल मिलना चाहिए, सही बात है। सो अपने तो मेरे प्यारे बच्चे हैं, और बस मेरे को तो मजा आता है, और मैं पहुंच जाता हूं आप लोगों के साथ, कुछ भी शेयर कर देता हूं, आपको तो पता ही है ना। आई एम बिंदास। हाउ यू गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? अभी हम लोग धूम सीरीज करने वाले हैं, तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, है ना। तुम लोगों को पता ही है। सो ये है धूम सीरीज, एक्सक्लूसिवली बाय ए स्क्वायर, योर ए स्क्वायर, है ना। और वन शॉट में केमिकल काइनेटिक्स को आज खत्म करना है अपने को। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से। हाउ यू गाइस, व्हाट्सअप? कौन कौन ऐसा है जो कि शाम में नहाता है, मेरी तरह बदमाश हो गया है? आई एम रियली वेरी फाइन। पर कौन कौन है जो अभी बस अभी नहा के बैठा ही है अपनी लैपटॉप के सामने? ऐसा कौन है? ऐसा कौन सा नालायक है जो मेरे जैसा है? मेरे जैसे बिल्कुल मत बनो तुम अपना मतलब सुबह सुबह नहाया करो यार, जल्दी नहाओगे तो जल्दी मतलब अच्छा अच्छा होगा आप लोगों के साथ। हम तो ऐसे ही हैं, पागल हो चुके हैं हम लोग। ओके, सो गाइज, अच्छा somebody saying मी हम भी लेट नहाते हैं। अच्छी बात है। चलो कोई नहीं, वैसे क्योंकि कई जगहों पे तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो कई लोग ऐसे हैं जो कि दिन में दो दो बार भी नहाते हैं, सुबह भी नहा लेते हैं, शाम को भी नहा लेते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अच्छी बात है। मतलब मैं जब राजस्थान में था तो मुझे याद है कि मैं मतलब मेरे फादर का शॉप था, तो मैं जब स्कूल के बाद, पहले तो मैं स्कूल के आने के बाद नहाता था। वहां राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, पहले तो स्कूल से आने के बाद नहाया। फिर अपना एक साइकिल, बहुत छोटे की बात बता रहा हूँ, मैं साइकिल उठा के अपने पापा का खाना लेके शॉप पे जाता था। तो फिर जब शॉप पे फिर रहता था, और फिर जब वापस आता था तो फिर मैं नहाता था, तो मैं तीन तीन बार नहाता था। मतलब इतना मैं हुआ करता था, तीन तीन बार। पर बेंगलोर का अच्छा है, बेंगलोर में मौसम ही ऐसा है कि यहाँ पर ठंडी ठंडी रहती है एकदम। आपको शायद पता नहीं है, पुणे और बेंगलोर ऐसी सिटीज है जहां पर वेदर कंडीशंस बड़ी अच्छी हैं। इसलिए मुझे बैंगलोर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती। सो आई रियली लाइक द प्लेसेस जहाँ पर इतनी गर्मी नहीं पड़ती। मतलब मैं तो, मेरी तो ड्रीम था कि भाई मैं ऐसी जगह पे रहूं। तो बैंगलोर आपको बताया था, जिसको नहीं पता, बैंगलोर में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है जितनी बाकी सिटीज में होती है। ह्यूमिडिटी और ये सब प्रॉब्लम, क्लाइमेट प्रॉब्लम थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। और पुणे भी बहुत अच्छा है, सबको पता ही है ये चीज तो, है ना। सो ये दो सिटीज है जहां पर बड़ा मजा आता है लोगों को रहने के लिए। चलो मैं क्या फालतू बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग ऐसे भी अपने अपने एडमिशन टाइम पे तुम कहीं ना कहीं तो जाओगे ही, है ना। पर दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है भाई साहब, सही बता रहा हूं मैं। चलो, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, कैसे हमसे शुरू करो भाई? शुरू करते हैं बेटा। थोड़ी बहुत बात कर लेने दो, दिल हल्का होता है इससे। ये कोई कितना जरूरी है तुमको कैसे बताऊं। चलो, तो केमिकल काइनेटिक्स को फटाफट से आगे बढ़ाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स को आगे बढ़ने से पहले यार मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सबको पता है यार कि, है ना, एक चीज, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बोलते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता। रीजन क्या होगा, क्यों नहीं आता होगा? क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। नंबर वन तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो यार।
दूसरा बेल आइकन के बटन को दबाओ यार, बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा ऑल पे क्लिक करो यार, क्योंकि ये 3 काम जब तक आप नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा। और ज्यादातर बच्चे से कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को दबाओ, ऑल पे क्लिक करो, तब आपको फुल्ली नोटिफिकेशंस आएंगे यार। करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना फैमिली, अपना परिवार है, तुम्हें पता ही है। इसके अलावा गाइस 15 जून को हमारा बैच शुरू हो चुका है। 15th ऑफ जून को जो बैच शुरू हुआ है, वैसे आप बता देता हूं कि हम लोग क्रैश कोर्स से लेके बहुत सारे कोर्सेज हम लोग करवाते हैं हमारे वेदांतु के पेड प्लेटफॉर्म पे। तो अनइंटरप्टेड लर्निंग होगी, 90+ सेशंस है, लाइव सेशन होते हैं बाय द वे वहां पे। हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है, ये तो आप यूट्यूब पे देख रहे हो। और उसके अलावा 20+ कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा एनालिसिस होता है, आपने क्यों किया, कैसे किया, कहां गलती की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं। और इसके अलावा रैंक बूस्टर क्विजेस भी होते हैं और बहुत सारे रिकॉर्डेड सेशन, टिप्स, ट्रिक्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो अगर आप वो प्लेटफॉर्म बेसिकली जो हमारा पेड प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हो, जिसमें एक पर्सनलाइज अटेंशन मिलता है, जिसमें पर्सन टू पर्सन अटेंशन मिलता है, टीचर टू स्टूडेंट अटेंशन मिलता है, अगर वो करना चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हमारा जो नीट का क्रैश कोर्स है, बेसिकली अगर आप वो लेना चाहते हैं तो अभी भी वक्त है आपके पास। और उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे टाइप करना है। क्या गूगल पे टाइप करना है? गूगल पे टाइप करना है vdnt.in/neetcc। जैसे आप ये टाइप करोगे ना, नीचे दिया हुआ vdnt.in/neetcc, आपके पास है ना एक वो खुल जाएगा, एक विंडो खुलेगा जिसमें नीचे बाय नाउ पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे ना, आपसे कूपन कोड मांगेगा। तो वो कूपन कोड है AA2020। तो AA2020 ये कूपन कोड है जिसको आप लगाओ। और फाइनली इसको लगाने के बाद क्या होगा, यस, आपको एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। 24,000 का कोर्स मात्र आपको 3,999 रुपए में मिल जाएगा। बहुत औसम प्लेटफॉर्म है यार, यूज करके देखो। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, जो स्पेशली जिनको डिस्ट्रैक्शन होता है उनको तो यूज करना ही चाहिए। तो एनरोल करो फटाफट से, कुछ भी नहीं है उसमें, एनरोल करो। और उसमें कूपन कोड मांगेगा, लिंक पे जाओ, कूपन कोड है AA2020, उसको लगाओ, फटाफट से ज्वाइन करो, है ना। और आज के ये सेशंस हैं, सुबह आपको पता ही है यार 2 गरिमा के सेशंस होते हैं, एज यू ऑल नो। 9 और 10:30 बजे गरिमा का टाइम है। और दोपहर का टाइम हमारे गौरव सर का है। शाम का टाइम हमारी एक और नई मैम जो है, कोमल यादव मैम KY, उनका है ना। अभी तो उनका टाइम भी बढ़ रहा है। और फाइनली रात में आप मेरे साथ गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू क्या होता है बाय द वे, कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुफ्तगू? तो बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली, और इसके अलावा गाइस हम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया ना, तो कर लो यार। 22,000 स्टूडेंट जो है बेसिकली वहां पर जुड़ चुके हैं। सो वेदांतु नीट ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है। अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो आप गलती कर रहे हो यार, तो ज्वाइन कर लो, मजा आएगा। ऐसे तो रैंडमली कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो, काम का ग्रुप ज्वाइन नहीं करते हो तुम लोग। कर लो यार, काम आएगा, है ना। एंड फाइनली गाइस, यस ऑफ कोर्स, ओके, सो चलिए, हमको पता है तो क्या पता है हम लोगों को, यस, अब केमिकल काइनेटिक्स 16 तारीख को हमारा एग्जाम है और केमिकल काइनेटिक्स हमें 1 शॉट में करना है। तो चलो हम लोग धूम सीरीज को फटाफट से शुरू करते हैं। 800 बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक टारगेट देता हूं। टारगेट ये है कि आज हमें इस लाइव सेशन में 2000 लाइक का टारगेट है। 2000 भाई, हम कैरी मिनाटी तो है नहीं, 2 मिलियन का टारगेट मांगेंगे नहीं क्या? तो हम हैं अरविंद अरोड़ा, हम तो है सीधे साधे अक्षय। तो हमें 2000 का टारगेट है, 2000 का टारगेट है। और आज हर एक बच्चा फटाफट से क्या करो, यस, फटाफट से लाइक करो। और अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, 500 बच्चों ने लाइक भी कर दिया है। दैट्स रियली ऑसम यार, तुम लोगों का दिल बहुत बड़ा है, तो मानना पड़ेगा। तो 2000 बच्चों का टारगेट है हमारा। आज के सेशन खत्म होते होते 2000 बच्चों का लाइक हो जाना चाहिए। दिल अगर बड़ा है तो पेन मारो, पेंसिल मारो, उंगली मारो, कुछ भी मारो, लाइक हो जाना चाहिए बस अच्छा स्टाइल है। तो लाइक करो गाइस। चलो फटाफट से शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, है ना। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए हमारे चैप्टर को आज शुरू करते हैं। 786 का लकी नंबर चल रहा है। 786 हमारे बच्चे यहां अभी तक देख रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स को शुरू करते हैं। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स, पहले चैप्टर का थीम समझो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों को देखो वर्बल क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, पर ज्यादातर कोशिश उनकी ये होती कि इनमें से हम लोग न्यूमेरिकल लें। तो यहां पर है ना, आप मान के चलिए कि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। 2 to 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेंगे। और उसमें भी खास बात यह, अगर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना, तो उसमें आप लोग मान के चलो कि 2 क्वेश्चन हुए तो 1 थ्योरेटिकल और 1 न्यूमेरिकल हो सकता है। और अगर 3 क्वेश्चन आए तो 1 थ्योरेटिकल और 2 न्यूमेरिकल हो सकते हैं।
तो यहां पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। तो उसके लिए मैं आपको क्या कहूंगा कि पहले तो पूरी थ्योरी देख लो, सारे के सारे जो फॉर्मूला है उनको याद करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। सरफेशियल नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए, अदरवाइज आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स है भी बहुत आसान, ये भी मैं आपको बता देता हूं, इसके क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आते, ये भी आपको क्लैरिटी दे देता हूं। और अगर आपके ना फॉर्मूले आपको दिमाग में बैठे हुए हैं, कैलकुलेशंस आपको पता है, तो आप चुटकी भी आंसर निकाल सकते हो। और कई क्वेश्चन तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना, वो 10 सेकंड में उसके आंसर निकल सकते हैं, अगर आपको पूरी नॉलेज है पूरे चैप्टर की। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये ना माहेशमती साम्राज्य की कसम खाओ कि तुम लोग आज अभी स्लाइड नंबर 1 से लेके स्लाइड नंबर जितनी भी है वो पूरा चैप्टर करोगे, और आधा कहीं छोड़ दोगे तो बेटा उसको कोई फायदा नहीं निकलेगा आपको। तो आप लोग याद रखो, ऐसे बोलो, माहेशमती साम्राज्य की कसम, मैं बाहुबली पूरा चैप्टर करके जाऊंगा आज अरविंद अरोड़ा सर के साथ। ठीक है, तो आज पूरा चैप्टर अपने को करके जाना है केमिकल काइनेटिक्स का। मेरी रिक्वेस्ट है ये कि जितना 12 बच्चा लोग है ना, पूरा चैप्टर करके जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे आपके। अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर में से, अब मैं ये भी शुरू कर देता हूं कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर में से, तो एक तो ना जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन पे, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन पे, जीरो ऑर्डर इंटीग्रेशन लो या केमिकल रिएक्शन पे आता है क्वेश्चन। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन पे आता है, टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादातर आपको एक्टिवेशन एनर्जी पे क्वेश्चन भी बहुत मिलेंगे, और चौथा हाफ लाइफ पे क्वेश्चन भी बहुत मिलेंगे, तो हाफ लाइफ के क्वेश्चन भी होते हैं। इसके अलावा जनरली अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा किस चीज पे क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर के न्यूमेरिकल जो है, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर, इसके न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। तो अनइंटरप्टेड मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर कराऊंगा, जिसमें मैं पूरे कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक ही शॉट में। बट आप लोगों को अपने आप से कमिट करना है कि यार थोड़ा तो सीरियस हो जाए हम अपनी पढ़ाई के लिए। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर में आप पढ़ते क्या हो, थीम क्या है, चैप्टर का नाम देखो आप जरा। चैप्टर का नाम कौन बताएगा मुझे? चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियसली यार केमिस्ट्री है तो केमिकल रिएक्शन की अपन बात करेंगे, सबको समझ में आता है। और काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन या फिर स्पीड या फिर चलना। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, पूरी चैप्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है, समझ में आता है? कोई केमिकल रिएक्शन का मोशन कितना तेज है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या है, उसकी काइनेटिक्स को, उसकी स्पीड को पढ़ा जाता है इस पूरे चैप्टर के अंदर। आया सबको समझ में? इस पूरे चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन की स्पीड को पढ़ते हैं, और वो स्पॉन्टेनियस है उसकी स्पॉन्टेनिटी को पढ़ते हैं, उसकी फिजिबिलिटी को पढ़ते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आया सबको समझ में? तो अगर कोई मुझसे पूछे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, केमिस्ट्री का एक ऐसा पोर्शन है या ऐसा पार्ट है जहां पर एक्चुअली आप प्रैक्टिकली ये सीखते हो कि कोई केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, उसका मोशन क्या होगा, रेट ऑफ रेट ऑफ कंजप्शन क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्ट का बनना कर, प्रोडक्ट के बनने का रेट क्या होगा, रिएक्टेंट के कंज्यूम होने का रेट क्या होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके बारे में डिस्कशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो पहले तो मतलब समझने की जरूरत है। तो अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, डायरेक्टली सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन। आप पहले तो शब्दों को पकड़ो। रेट ऑफ रिएक्शन, इसका शब्द का मतलब क्या है? रिएक्शन की रेट। आया सबको समझ में? तो रिएक्शन की रेट के बारे में हमें यहां पर डिस्कशन करना है, रिएक्शन की रेट के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं रिएक्शन की रेट का मतलब क्या है। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू H2O। आ रहा है समझ में? ये अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसकी रेट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसके बारे में, और उसकी स्पीड को कैसे लिखा जाता है, पहले तो हम उसके बारे में बात करेंगे। भाई हमें जब गाड़ी चलाते हैं, जब मोटर बाइक चलाते हैं, तब तो हमें समझ में आता है कि मेरी स्पीड क्या है। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा कि मैंने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया। तो अगर मैं कोई मेरी एक्टिवा है, आज तो आपको बहुत ज्यादा टाइम हो गया होगा बेसिकली एक्टिवा को चलाए हुए, लेकिन मान लो अगर आपकी कोई एक्टिवा है, लड़कों लड़कियों आजकल सबके लिए कॉमन हो गया एक्टिवा। ये मान लो कि एक्टिवा है तुम्हारी, ये तो मैंने कोई छोले भटूरे की रेडी बना दी छोले भटूरे की रेडी बना दी भाई साहब, है ना? चलो कोई बात नहीं, है ना? ऐसा मत है ना, कांदा ले लो, आलू ले लो, चलो ठीक है। सो फाइनली कांदा ले लो, आलू ले लो। मान लो ये ना तुम्हारे पास ठेला है, ये ठेले का मैं अगर तुमसे स्पीड पूछूं तो तुम कैसे बताओगे? बताओ मुझे, स्पीड कैसे बताओगे? तुम कहोगे कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया है, वही उसकी स्पीड होगी। सिंपल सी बात है, तो सबको पता है ना?
तो कांदा ले लो, आलू ले लो, ऐसे करते करते तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। बट ये तो उस ठेले की स्पीड हो गई। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन में रेट कैसे निकलता है? केमिकल रिएक्शन में रेट का मतलब बेटा स्पीड ही होती है। आया सबको समझ में? वहां पर रेट या स्पीड कैसे निकाली जाती है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम में, अगर रिएक्टेंट की बात करें तो कितना कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम में खत्म हुआ, वो उसकी रेट है। आया सबको समझ में? इनिशियली मान लो तुमने 10 ग्राम हाइड्रोजन लिया था, 10 ग्राम ऑक्सीजन लिया था, है ना, और फाइनली ये कितने टाइम में कंज्यूम हुआ? 10 ग्राम पूरा का पूरा कंज्यूम होके, समझ में आता है, आपको प्रोडक्ट जब दे रहा है तो कितने समय में हुआ, कंसंट्रेशन में चेंज देखा जाता है। आया सबको समझ में? तो यहां पर केमिकल रिएक्शन की स्पीड निकाली जाती है कंसंट्रेशन के वे में, जबकि ठेले की स्पीड निकाली जाती है डिस्टेंस के वे में। नीचे बेटा टाइम ही आता है हर बार। आया सबको समझ में? पर मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, मेरा दूसरा सवाल एक और है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि मान लो तुम एक्टिवा पे जा रहे हो, बम 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 ऐसे करके जा रहे हो, मान लेते हैं अपन, ठीक है। मेरा ना अचानक से मैं फोन करूं आपको, हेलो मेरे प्यारे बच्चे तेरी स्पीड क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? अगर तुम एक्टिवा चला रहे हो और मैं तुमसे अचानक से फोन करूं, पहली बात तो फोन उठाना गलत बात होती है ट्रैवलिंग करते हुए, लेकिन फिर भी मान लो इमरजेंसी में तुम्हें बोलूं, सड़क खाली है, तुमसे बोलूं भाई तुम्हारी स्पीड क्या है, तो तुम क्या कहोगे? ऐसे बोला ना 70 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। चलो आप मान लो सिग्नल पे रुके हो और तब मैं आपसे स्पीड पूछूं तो क्या कहोगे? सर 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैं तो रुका हुआ हूं। पर क्या कभी स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या? मुझे एक बात का जवाब दो, क्या आप स्पीड को कभी नेगेटिव लेते हो क्या? मेरा सवाल है आपसे कि क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है? मैं आपसे एक कॉल करके पूछ रहा हूं, हाँ भाई रेखा, सुरेखा, मलेखा, टरेखा, अजय, संजय, राहुल, तुम्हारी स्पीड क्या है? तो तुम ऐसा बोलो -120। अरे मतलब क्या, तुम पीछे जा रहे हो? आ रहा है समझ में? तो अगर तुमसे स्पीड पूछू, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर तुम गाड़ी को पीछे भी लेके जा रहे हो ना, तब भी तुम्हारी स्पीड नेगेटिव में नहीं होगी। आ रहा है समझ में? स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो पहली चीज तो आप अपने दिमाग में डाल लो, अपने दिमाग में क्या डालोगे? स्पीड कैन नेवर, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। प्लीज आप लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आया सबको समझ में? तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को याद रखना है आगे चलने से पहले। आपकी स्पीड, आपकी रेट कभी नेगेटिव नहीं होती। और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि रेट हमेशा पॉजिटिव होती है, लिख लो रेट या स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसीलिए हम लोग आगे देखना एक जगह पे नेगेटिव का यूज करेंगे ताकि उसको पॉजिटिव बनाया जा सके। रिएक्टेंट के केस में रेट को बताने के लिए नेगेटिव का साइन बाहर लगाया जाता है ताकि उसको पॉजिटिव बनाया जा सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं आपको फोन करूं, बोलो लल्लन टॉप तेरी स्पीड क्या है, तो तुम बोलो -120 किलोमीटर पर आवर, तो बेटा ऐसे करके तो तू पीछे से चांद पे पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? सो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब देखते हैं हम लोग बेसिकली रेट को निकालते कैसे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में अभी मैंने आपको बताया कि बेसिकली रेट को निकाला जाता है कैसे, वहां पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जाता है कि भैया अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन का रेट निकालना है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कितना आया है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जरा आप समझो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कितनी थी डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में। अब आप जरा इसको ध्यान से समझना, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखा जाता है। तो अगर मैं आपको बोलूं, अब आपको फॉर्मूला पता लग गया, फॉर्मूला क्या है रेट निकालने का? रेट निकालने का फॉर्मूला है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ यूनिट बताओ रेट की, यूनिट ऑफ रेट क्या होगा? बताओ सब लोग, यूनिट ऑफ रेट क्या होगा? रेट का यूनिट क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? ज्यादातर हम लोग मोलारिटी लेते हैं, तो मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड ले लो, मिनट ले लो, व्हाटएवर। मान लो सेकंड लेता हूं तो क्या लिखूंगा? सेकंड। तो मोल पर लीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ रेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर कोई पूछे कि रेट कैसे निकाला जाता है तो मैं बोलूंगा बबुआ रेट निकाला जाता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सेकंड में भी ले सकते हो, आप टाइम मिनट में भी ले सकते हो, आर में भी ले सकते हो, ज्यादातर सेकंड में लेते हैं।
सबको समझ में आया दो चीज? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जिस जिसको समझ में आ गया बोलो यस। तो अभी तक हमें रेट समझ में आ गया कैसे निकालना है। रेट होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट रेट की मालूम पड़ गई, मोल पर लीटर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर टाइम भी बोलते हैं। कई बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, इसको आप लोग उसमें कंफ्यूजन में मत आना। मोल पर लीटर पर टाइम, टाइम कुछ भी हो सकता है इसीलिए लिखा जाता है। कई जगह यह भी लिखा जाता है कैपिटल एम पर टाइम, यह भी लिखा जाता है। तो आप कंफ्यूजन में मत आना, क्योंकि कैपिटल एम का मतलब यही होता है मोल पर लीटर। ये मोलैरिटी तो हुई, आ रहा है सबको समझ में? तो वहां पर है ना टेंशन में मत आना कि ये क्या लिखा हुआ, मेरी तो टटिया निकल गई, तो ऐसा नहीं बोलना है। अब जो बेटा रेट होती है ना वो दो तरह से डिफाइन होती है, एक होती है एवरेज रेट, एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट। तो रेट दो तरह से डिफाइन होती है। रेट एक होती है एवरेज रेट, एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट। अब उसको मतलब समझो। मैं आप लोगों को बोला, जरा इसके एग्जाम्पल को जरा ध्यान से समझना। ऊपर ऊपर मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये मान लो तुम्हारा घर है, क्या है? इट इज योर घर, होम। समझ में आया? ये तुम्हारे दोस्त का घर है, स्कूल मान लो, चलो स्कूल, ठीक है? तुम्हारा घर है, तुम्हारा स्कूल है। और अगर मैं यहां पर बोलूं, जरा ध्यान से इसको चेक करना, ये घर से स्कूल की दूरी अपन मान लेते हैं 1 किलोमीटर। कितनी है? 1 किलोमीटर। अब कोई ना, अब दो बच्चों को यहां से छोड़ा मैंने, एक ये वाला बच्चा, एक दूसरा वाला बच्चा। पहला बच्चा जो है बेसिकली इस पूरे 1 किलोमीटर को कितनी देर में कवर कर लेता है? मात्र इस 1 किलोमीटर को वो मात्र कितने? 2 मिनट में कवर कर लेता है, 2 मिनट में, क्योंकि वो एक्टिवा पर है। और एक किलोमीटर को कितनी देर में कवर करता है भाई साहब? 10 मिनट में। आ रहा है समझ में? तो आप देखो, अगर मैं पूछूं कि भैया पहले वाली की स्पीड क्या है और फिर दूसरे वाले की स्पीड क्या है, तो अब कैसे निकालोगे आप? तो पहले वाले की स्पीड है बेसिकली, क्योंकि डिस्टेंस चला 1 किलोमीटर और उसने 2 मिनट में खत्म कर दिया, 1/2। दूसरे वाले की स्पीड क्या होगी? 1/10। आ गया समझ में? ऐसे निकालते हो। लेकिन जो आपने अभी स्पीड निकाली ना बेटा, वो उसकी एवरेज स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है? एवरेज स्पीड। आपने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करा, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस देखी, उसको टाइम से आपने डिवाइड किया, तब आपने उसकी एवरेज जो भी स्पीड निकाली है वो उसकी एवरेज स्पीड है। दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है? मैं आपको कॉल करूं, हाँ राहुल, हाँ टुम्बकटू के राजकुमार, तेरी अभी स्पीड कितनी है? तो तुम क्या करोगे? तुम ना अपना वो देखोगे स्पीडोमीटर एक्टिवा पे, देख के बोलोगे अभी तो मेरी स्पीड 70 किलोमीटर पर आ रहा है समझ में? उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब समझो, आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, भाई इतना डिस्टेंस में ऐसा तो होगा नहीं कि हर जगह पे तुम्हारी स्पीड सेम होगी। चलते टाइम तुम्हारी स्पीड कम होगी, तो मिडल पे आओगे तुम्हारी स्पीड ज्यादा होगी, खड्डा आ गया तो मिडल स्पीड कम हो जाएगी, एंड पॉइंट पे तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी। आ रहा है समझ में? कोई लड़की देखोगे तो तुम ज्यादा तेजी से भगाओगे। आ रहा है समझ में? क्यों? सही बात है ये नहीं है? लड़कियों को देख के लड़के क्या करते हैं? ज्यादा स्पीड से, बम मैं हूं जॉन इब्राहिम। आ रहा है समझ में? इन दैट के स्पीड बढ़ गई। तो हर जगह पे तुम्हारी स्पीड अलग अलग होगी। खड्डा आ गया तो तुम्हारी स्पीड कितनी होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है समझ में? खाली सड़क हुई तो तुम 70-80 किलोमीटर पर आवर। और मान लो कोई हीरोइन दिख गई तो तुम्हारी स्पीड हो सकती है 150 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? कोई भरोसा नहीं है। तो बेसिकली क्या होगा कि यहां पर स्पीड वेरी करती रहती है। और तो अगर मैं तुमसे किसी भी इंस्टेंट में पूछ लूं बेटा तुम्हारी स्पीड क्या है, तो तुम बोलोगे उस स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड। आ गया समझ में? उस वक्त की स्पीड क्या है। तो अब अपन लोग चेक करते हैं सबसे पहले तो कि किस तरह से एवरेज स्पीड निकाली जाती है, किस तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली जाती है। देखो फॉर्मूला दोनों का ही सेम है। एवरेज स्पीड में आप क्या करते हो? आप एक क्या लेते हो? एक टाइम लाइन लेते हो। यहां पर डिस्टेंस D1 से यहां पर डिस्टेंस, अपन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C1 थी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन C2 है, और इसको यहां तक जाने में टाइम T लगा। तो अगर मैं पूछूं कि यहां पर एवरेज रेट कितनी है, तो क्या बोलोगे? C2 माइनस C1 अपॉन T। इसको एवरेज बोलते हैं। और उसको लिखा कैसे जाता है? इस रेट को लिखा कैसे जाता है? मैं ऊपर लिख देता हूं। इस रेट को लिखा जाता है डेल्टा C बाई टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डेल्टा C बाई टी। आप दो मूवमेंट लेते हो और उन मूवमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करते हो, उसको एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालनी तो बहुत आसान है। अब आप देखो, अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं। यहां पर है ना, ये नेगेटिव साइन का क्या कॉन्सेप्ट है उसको आप जरा चेक करना। ये नेगेटिव साइन के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं, सर ये तो रेट नेगेटिव में लिखा हुआ है। बेटा इसके कॉन्सेप्ट को समझो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखो जरा, आप ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है? मान लेते हैं कि अपने पास एक कोई केमिकल रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है। ध्यान से आप इसको समझना, ए से क्या बन रहा है? बी। सबको समझ में आ गया? अब देखो,
ए क्या आपके पास रिएक्टेंट है, और अगर मैं बोलूं कि ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, मान लो 10 मोल पर लीटर ये इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, 10 कैपिटल एम भी कह सकते हो इसको, ठीक है। अब आपको तो पता है ना कि बेटा धीरे धीरे इसका ए का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा ना, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, तो जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे घटेगा। आ रहा है समझ में। अब मान लो कि मैं यहां से कॉन्सेंट्रेशन को C1 मान लेता हूं और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन को C2 मान लेता हूं और टाइम ट्रेवल को T मान लेता हूं, मान लिया। तो आप खुद बताओ, पहली चीज तो मुझे यह समझ में आती है कि C2 की वैल्यू C1 से कम है, यस और नो। अब मैं बोलूं कि ए के रिस्पेक्ट में बताओ रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो तुम क्या लिखोगे, तुम कहोगे ये तो सर हमें यही सिखाया है, C2 माइनस C1 अपॉन नीचे क्या करोगे, T से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर आपने ये फॉर्मूला लिखा तो आर ए का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यस और नो। आर ए का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यस और नो। क्यों आया, नहीं आएगा नेगेटिव, क्योंकि C2 की वैल्यू तो बेटा C1 से कम है, और अगर कम से ज्यादा घटाओगे, मान लो C2 की वैल्यू 9 है, C1 की वैल्यू 19 है, तो ये तो माइनस का 10 आया, तो आर ए का वैल्यू तो नेगेटिव आ गया। आपको समझ में आया कि आर ए का वैल्यू नेगेटिव क्यों आया, सबको क्लियर है, यस और नो, यस और नो। बेटा रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मेरी रिक्वेस्ट है पूरा ध्यान स्क्रीन पे लगाओ, मैं पूरा थक जाऊंगा, मुझे 2 घंटे पढ़ाना है, समझो, रिपीट नहीं कर पाऊंगा, इस वीडियो को दोबारा देख लेना। इंटेलिजेंट बनो, खुद के टाइम की भी बचत करो, सामने वाले की भी टाइम की बचत करो, इसलिए पूरा फोकस सामने लगाओ। समझ में आ गया? सो प्लीज डोंट आस्क फॉर रिपीट, और इसको दोबारा देख लेना बेटा वीडियो को, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड है। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, अगर ए से बी बन रहा है तो आपको पता है कि ए तो रिएक्टेंट है और वो धीरे धीरे घटेगा, घटेगा इसका मतलब जब आप इसके ए के रिस्पेक्ट में रेट निकालने जाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा C2 माइनस C1 बाई टी, और आपको पता है वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि आप कम में से ज्यादा घटा रहे हो। आया समझ में? जब कम में से ज्यादा घटाओगे, क्योंकि C2 की वैल्यू तो C1 से कम है ना, कम से ज्यादा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, इसीलिए हम लोग बाहर क्या लगाते हैं। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, यस और नो। रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट नेगेटिव नहीं हो सकती, बताया था, पर ये तो नेगेटिव आ रही है। अब इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका कि फॉर्मूले में बाहर ही माइनस लगा दो। अगर फॉर्मूले में बाहर ही आपने माइनस लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट के केस में लिख लो, रिएक्टेंट के केस में जब भी आप रेट निकालते हो तो यू हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन, यस, इन फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला। आपको पहले ही आपको नेगेटिव साइन लगा लेना है। तो अगर मैं बोलूं कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कैसे लिखोगे, पहले आप माइनस का साइन लगाओगे, आता है समझ में? दैट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला जो कि रेट को पॉजिटिव बनाएगा, बट बिकॉज रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। फिर आप लिखोगे डीसी बाई डी टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए आपके लिए एक परफेक्ट मुद्दा हो गया कि भैया रिएक्टेंट के केस में, इन द केस ऑफ रिएक्टेंट के केस में आप लोग याद रखिएगा फॉर्मूले में ही बाहर नेगेटिव आता है। आया समझ में? और ये एक नेगेटिव क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो ओवरऑल रेट को पॉजिटिव बनाएगा। आया समझ में? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए नेगेटिव का साइन लगाया जाता है। सबको समझ में आ गया? तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, हमेशा याद रखो, रिएक्टेंट हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट हमेशा घटता है अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो। और बाय द वे हम लोग सारा खेल जो इस केमिकल काइनेटिक्स में जो भी आप करते हो वो वन साइडेड रिएक्शन होती है, वन डायरेक्शन, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड में जाती है, बैकवर्ड वाली रिएक्शन को नहीं पढ़ते। आया समझ में? जो पढ़ते हैं वो हायर लेवल पर होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हाल फिलहाल तो पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन है। सबको समझ में आया? चलिए अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस को कैसे लिखा जाता है। तो इंस्टेंटेनियस में बेटा कुछ नहीं है, इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है, ग्राफ थोड़ा सा उल्टा बना हुआ है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, क्या बताया, कि रिएक्टेंट तो धीरे धीरे घटता है, समझ में आया? और किसी एक इंस्टेंट पे अगर मैं पूछ लूं कि बताओ इस इंस्टेंट पे बताओ कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन ये है और ये टाइम है। आया समझ में? इसी इंस्टेंट पे अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन पूछी तो वो C है, इस इंस्टेंट पे टाइम पूछा तो T है, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। आया सबको समझ में? अब उसके लिए करना कुछ नहीं होता बेटा, आपको सिर्फ डेल्टा फॉर्मूला क्या लिखोगे, अगर आपको कोई पूछे, सपोज करो कि अगर आपको किसी ने पूछ लिया, क्या पूछ लिया, अगर आप लोगों को किसी ने पूछा कि इंस्टेंटेनियस रेट लिखो विद रिस्पेक्ट टू ए, केमिकल रिएक्शन क्या है,
ए से बी बन रहा है, तो कैसे लिखोगे? आपको माइनस का साइन लगाना है। क्यों? क्योंकि आप ए के रिस्पेक्ट में रेट लिख रहे हो, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। फिर आप क्या लिखोगे? जहां पर डेल्टा सी लगाते थे ना, डेल्टा सी, उसकी जगह पे क्या लगाओगे? डीसी बाई डी, डिफरेंशिएशन करोगे। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि मैथमेटिक्स में आप जब छोटी टाइम के लिए कैलकुलेशन करते हो तो आप स्मॉल डी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा। बात तो एक ही है कि आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन की डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़नी है, बात खत्म। समझ में आया? तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। इज दिस क्लियर? अच्छा, एक और आपको फंडू बात बता देता हूं। जैसे आप यहां पर थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अजीब सा दिख रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बात ध्यान रखना, अगर मैं यहां पर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं रिएक्टेंट के केस में, तो रिएक्टेंट तो घटेगा, और अगर मैं यही ग्राफ प्रोडक्ट के केस में बना रहा होता, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्रोडक्ट के केस में बना रहा हो तो प्रोडक्ट तो बढ़ेगा ना बेटा। आ रहा है समझ में? तो ये वाला ग्राफ प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट बेटा हमेशा बढ़ता है। ये वाला ग्राफ रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट हमेशा घटता है। ये रिएक्टेंट के लिए और रिएक्टेंट हमेशा घटता है। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं। अगर मुझे रिएक्टेंट के केस में रेट लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ डीसी बाई डी। दिस इज द केस ऑफ रिएक्टेंट। ए रिएक्टेंट है, मैं ऐसा लिखूंगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट के केस में लिखनी है, बताओ कि प्रोडक्ट के केस में रेट कैसे लिखेंगे? अगर मान लो आपकी केमिकल रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, तो ए आपका क्या है? रिएक्टेंट, बी आपका क्या है? प्रोडक्ट। सबको समझ में आया? तो यहां पर अगर बी के रिस्पेक्ट में अगर आपको रेट लिखनी है तो कैसे लिखोगे? अब इसमें तो हमको नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तो प्रोडक्ट तो हमेशा बढ़ता है। तो अगर मैं बोलूं कि ये कॉन्सेंट्रेशन C1 है और एक कॉन्सेंट्रेशन C2 है, C2 की वैल्यू हमेशा C1 से ज्यादा होगी, तो जब आप रेट निकालोगे तो वैसे ही पॉजिटिव आएगा। तो हमें यहां पर नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं होती, प्लस ऑफ डीसी बाई डी लिखा जाएगा। आया समझ में? तो यहां पर मजेदार बात, केमिस्ट्री के अंदर मजेदार बात यह होती है, प्लीज कोई गर्म पानी पिलाएगा? केमिस्ट्री के अंदर मजेदार बात यह होती है कि अगर आप रिएक्टेंट के केस में लिखोगे तो नेगेटिव साइन लगाना है, प्रोडक्ट के केस में लिखोगे नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों केस में रेट निकाल सकते हो। मतलब समझो, अगर किसी केमिकल रिएक्शन का रेट निकालना है तो तरीका क्या होगा कि रिएक्टेंट किस स्पीड से घट रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट किस स्पीड से घट रहा है, यार उसी स्पीड से प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा ना। आ रहा है समझ में? तो रेट तो सिमिलर ही हुई ना केमिकल रिएक्शन की, आप निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, लेकिन ओवरऑल रेट पूरी केमिकल रिएक्शन की निकालनी है तो उसका फंडा क्या है उसको आप जरा चेक करो। नाउ दिस इज रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब यहां पर ना मैंने बोल तो दिया, मैंने क्या बोला अभी आपको? मैंने आपको यह बोला कि आप यहां पर ये निकल के आया माइनस ऑफ डी सी बाई डी टी इन द केस ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस ऑफ डी सी बाई डी टी इन द केस ऑफ बी। लेकिन बेटा यहां पर खेल स्टोइकियोमेट्री का भी होता है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट का भी खेल होता है। तो क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं अपन, अब आप ध्यान से समझना, यहां से आपका रियल खेल शुरू होगा। आ गया समझ में? तो इस रियल खेल को अब आप लोग ध्यान से देखना, फिर मत कहना कि समझ में नहीं आया, क्योंकि यही खेल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज करो कि मैंने कोई केमिकल रिएक्शन लिया। अब देखो स्टोइकियोमेट्री अलग कर दिया, पहले क्या ले रहा था मैं? पहले ले रहा था ए से बी बन रहा है, अभी मैंने ना बदल दिया उसको। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मेरा ए रिएक्टेंट है, उससे आपको ट्वाइस ऑफ बी प्रोडक्ट मिल रहा है। अब मैंने यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदल दिया। देखो किस किस को समझ में आया? ध्यान से देखो, अगर मेरे पास केमिकल रिएक्शन है, ए से ट्वाइस ऑफ बी बन रहा है, ठीक है। अब आप देखो जरा ध्यान से, मैं अगर आपको बोलूं T इक्वल्स टू 0 टाइम, इसका मतलब क्या हो गया? आई एम टॉकिंग अबाउट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए की कितनी मान लेते हैं? स्मॉल ए मान लो। अब क्योंकि T इक्वल्स टू 0 है तो अभी तक केमिकल रिएक्शन तो शुरू नहीं हुआ है। इन दैट केस बी की वैल्यू कितनी है? अभी तो कुछ भी नहीं है, 0 है। आया समझ में? अब मैं मान लेता हूं किसी टाइम T पर मैं 10 सेकंड या 10 मिनट के लिए केमिकल रिएक्शन कराता हूं। मान लो ए में से कितना खर्च हो गया? X। ध्यान से समझना, ए में से कितना खर्च हो गया? X। आ रहा है सबको समझ में? तो आप लोग देखो, केमिकल रिएक्शन को गौर से पढ़ो, वो केमिकल रिएक्शन आपको क्या कहती है, जरा आप उसको चेक करना।
देखो जरा ध्यान से, नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। तो आप लोग जरा ध्यान से इसको चेक करना। पेन कलर ले लेता हूं मैं, ओहो पेन कलर कहां गया? अरे भैया पेन कलर कहां? अरे दे ही नहीं रहा पेन। अच्छा ठीक है, पेन कलर, पेन ले लेते पेन। अच्छा चलिए, तो अब मैं क्या कह रहा हूं, ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है, बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 है, क्योंकि बी अभी बना ही नहीं है, क्योंकि अभी केमिकल रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद इस ए में से एक्स चला गया, क्योंकि वो खर्च हो जाएगा। तो अब आप देखो, आप स्टोइकियोमेट्री पे गौर करो, जब ए का 1 मोल चाहिए तो बी के कितने मोल बनेंगे? 2। तो ए के एक्स मोल निकल जाएंगे तो बी के कितने मोल बनेंगे? 2x। भाई किसी एक के जाने से 2 बनता है, तो x के जाने से कितना बनेगा? 2x बनेगा। तो a में से x चला गया और इसके 2x बन गए। अब आप देखो, अगर मैं कहूं कि चलो a के रिस्पेक्ट में स्पीड निकालते हैं, ध्यान से सुनना, तो a के रिस्पेक्ट में स्पीड को क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a। क्यों बोला ये? क्योंकि बेटा a क्या है? रिएक्टेंट है और वो खर्च हो रहा है। ए क्या है? रिएक्टेंट है और वो खर्च हो रहा है। और खर्चने को इंग्लिश में डिसअपियरेंस, खर्च मतलब गायब हो रहा है, उसको बोलते हैं डिसअपियरेंस। तो रेट विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे निकालोगे, जरा आप चेक करो। आपको इसमें कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लेना है। कैसे लिखोगे? क्योंकि रिएक्टेंट तो पहले माइनस का साइन लगाओगे, फिर क्या लिखोगे? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और उसको टाइम टी से डिवाइड करना है। करके बताओ सब लोग। तो आर ए की वैल्यू क्या होगी, जरा आप चेक करो। माइनस ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, जरा बताओ? 2x। सॉरी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए की कितनी है? a माइनस एक्स है ना बेटा, ए की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ए की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है a माइनस एक्स। यस, उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? a, तो वो घटा दो। डिवाइड में क्या लगाओगे? टाइम t। यस और नो? ध्यान से समझना है इसको, सबको समझ में आ रहा है? तो रेट ए के रिस्पेक्ट में कितनी निकल के आ रही है? x बाई टी। यस और नो? क्योंकि ये a से a तो कैंसिल हो गया, माइनस एक्स और बाहर का माइनस क्या हुआ? प्लस हो गया, तो x बाई टी निकल के आई, जो कि पॉजिटिव है। यस। अब ये तो रेट निकल के आया a के रिस्पेक्ट में। अगर मैं बोलूं कि चलो रेट निकालो b के रिस्पेक्ट में, तो कैसे निकालोगे? क्योंकि b क्या है? एक प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के केस में क्या लिखते हो? रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि प्रोडक्ट पैदा होता है। तो कैसे लिखोगे? क्योंकि पहले तो प्लस का साइन लगाओगे क्योंकि प्रोडक्ट है, फिर क्या लिखोगे? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ऐसा लगाओगे। अब आप लोग बताओ, बी का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 2x। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 0, क्योंकि बना ही नहीं था पहले, तो 0 से 2x पे गया, और ये a से a माइनस एक्स पे गया। डिवाइड बाय क्या करोगे? t। तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2x बाई टी। अब आप गौर से देखो, ध्यान से देखो, जो चीज निकल के आ रही है तीस की निकल के आ रही है कि a के रिस्पेक्ट में आपने रेट निकाला है x बाई टी, b के रिस्पेक्ट में आपने रेट निकाला है 2x बाई टी। है दोनों पॉजिटिव, लेकिन दोनों में क्या रिलेशन है? a के रिस्पेक्ट में रेट आ रही है x बाई टी, b के रिस्पेक्ट में रेट आ रही है 2x बाई टी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b 2 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a? आप देखो ना, ये 2 गुना है। अगर ये 2 गुना है तो मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इज 2 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। यस और नो? यस और नो? प्लीज आप मुझे बताओ, a माइनस 2x कहां से होगा? झंडू बाम, कैसे छोरे हैं? a माइनस 2x क्यों होगा? ये तो मैंने माना है। अजीब से बच्चे हैं यार, कैसे चलेगा तुम्हारा काम? एक मिनट रुको, somebody saying कि यहां पर a माइनस 2x कहां से होगा? मैं खुद कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन a था, बाद में मैं कहता हूं कि a में से x निकल गया। जब इसके 1 से इसका 2 बनता है, तो इसके x निकलने से इसके 2x बनेंगे ना, क्योंकि इसकी पहले तो कॉन्सेंट्रेशन 0 थी। a माइनस 2x कहां से आ जाएगा? सबको समझ में आया? तो अब देखो, अब यहां से मुझे एक बात समझ में आती है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मतलब मैं यूं भी लिख सकता हूं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b डिवाइडेड बाई 2। यस और नो? यहां मैं 2 को नीचे लेके चला जाता हूं ना, यहां पे समझ में आ गया? अब आप लोग मुझे बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a को कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a को लिखा जाता है माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। यस और नो? क्योंकि a क्या है?
ए है यहां पे रिएक्टेंट, तो माइनस का साइन लगा दिया। समझ में आया? डीए बाई डी टी मतलब ए में टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया। समझ में आ गया? उसको मैंने ऐसे लिख दिया। आप उसको बेटा ए पे ब्रैकेट भी लगा सकते हो, बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन ही है ए की, ये एक ही बात है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ही लिख रहा हूं मैं। आया समझ में? विच इज इक्वल्स टू 1/2, ये तो पहले से ही है। जरा आप देखो ये दो, ऊपर क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अपीयरेंस ऑफ बी मतलब डीबी बाई डी टी। अब जरा समझो, इसी को क्या बोलते हैं? ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस फंडे को मैं और अच्छे तरीके से समझाऊं तो इसका फाइनल मतलब क्या निकलता है, जरा उसको समझ लो। यहां पर अगर आप स्टोइकियोमेट्री अलग अलग है तो पूरी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन की रेट कैसे लिखी जाएगी, सब लोग समझो। मान लो कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है ए ऑफ ए विच इज गिविंग यू स्मॉल बी ऑफ बी। ध्यान से समझना इसको, ठीक है? अब अगर मैं बोलूं कि पूरी केमिकल रिएक्शन का रेट बताओ तो कैसे लिखोगे? पूरी केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाएगा? तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप गौर से देखोगे पिछली बार भी यहां पर अगर देखा नहीं देखा, मैं यहां एक भी तो लिख सकता हूं, एक, और यहां पर तो दो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आप गौर से देखो, आपकी केमिकल रिएक्शन भी यही थी, ए के आगे क्या लगा हुआ है? एक, बी के आगे क्या लगा हुआ है? दो। तो आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो। गौर से देखो यहां पर नीचे नीचे डिवाइड नीचे लगा रहे हो आप, दिखाई दे रहा है सब लोगों को? तो मतलब यह है कि अगर आपके पास किसी केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री दे रखी हो तो रेट कैसे लिखोगे? देखो, अगर आपको रेट लिखना है ए के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखोगे? माइनस का साइन लगाओगे क्योंकि ए रिएक्टेंट है। 1/a स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे लिखोगे, साथ में क्या लिखोगे? डीए बाई डी टी। आया समझ में? और ये किसके बराबर होगा? बी के रिस्पेक्ट में लिखो, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में लिखो चाहे बी के रिस्पेक्ट में लिखो, रेट तो इक्वल होगी, तो वो इक्वल का साइन लगा दिया। और बी क्या है? प्रोडक्ट, तो प्लस का साइन लगाओ। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे लिखो और ऊपर क्या लिखोगे? डीबी बाई डी टी। तो मैं आपको समझाता हूं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इनसे डरते हैं, जबकि कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो कैसे लिखोगे, जरा आप चेक करो। मान लो कि मेरे पास एक कोई केमिकल रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन विल गिव यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया। मैं आपको बोलूं कि इसके लिए ओवरऑल रेट लिखो, कैसे लिखोगे? इस केमिकल रिएक्शन के लिए ओवरऑल रेट लिखो, कैसे लिखोगे? तो देखो, सबसे पहले नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। चलो, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में अपने को पता है कि नाइट्रोजन एक रिएक्टेंट है, तो माइनस का साइन लगाओगे। फिर क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आया सबको समझ में? ये नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में हो गया। आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे? विच इज इक्वल्स टू, ये रेट सबकी रेट इक्वल ही होगी, फिर माइनस का साइन लगाओगे क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, और फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे लिखोगे। अब आप कहोगे सर उसका तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिया बेटा, उसका तो 1 था। लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन का तो 3 है, उसको लिखना पड़ेगा। तो डी हाइड्रोजन बाई डी टी ऐसा लिखा जाता है। और यहां पर हाइड्रोजन का मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। और आप इसको अमोनिया के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे रेट अमोनिया के रिस्पेक्ट में? क्योंकि अमोनिया प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन लगाओगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हमेशा नीचे लिखा जाता है, और साथ में लिखोगे अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आया सबको समझ में? इस तरह से लिखा जाता है। अब जिसको समझ में आ गया कि रेट कैसे लिखी जाती है, उसको मैं थोड़ा एक और आइडिया दे देता हूं। मतलब ओवरऑल सीन ये है कि अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, ये वाली A of A, B of B will give you C of C and D of D, है ना? तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ओवरऑल रेट में नीचे आएगी बेटा, और रिएक्टेंट तो माइनस का साइन लगाओगे। आ गया समझ में? बाकी सेम ही है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बी के रिस्पेक्ट में बी देखो नीचे आएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे लिखो, बस उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देख लो। और अगर प्रोडक्ट की बात करो तो प्रोडक्ट में प्लस का साइन आएगा, वहां पर तो कोई टेंशन है ही नहीं। 1/c dc बाई डी टी एंड 1/d dd बाई डी टी, इस तरह से इसको लिखा जाता है। ये एवरेज रेट है। इंस्टेंटेनियस रेट लिखनी है तो आप डेल्टा की जगह क्या लगा दो? डेल्टा की जगह डी लगा देना, बात खत्म। ये सिंपल कहानी है इसकी। और जिस को समझ में आ गई बेटा, जितना गला हिम्मत देगा बेटा उतना ही तो पढ़ाऊंगा। देव खत्री बेटा, मैं भी तो इंसान हूं। सबको समझ में आ गया? तो थीम तो बनानी पड़ेगी। तो अभी आपने रेट लिखनी सीख ली, सबको समझ में आया? वेरी इंटरेस्टिंग। चलो अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो उसमें देखो टोटल ये 5 फैक्टर्स है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट।
अगर रिएक्टेंट गैस हुई तो आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा फास्ट रिएक्ट करते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, तो ये फैक्टर खत्म हो गया। दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियसली अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दोगे तो केमिकल रिएक्शन बढ़ जाएगी, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से केमिकल रिएक्शन बढ़ती है, तो बड़ी कॉमन सी बात है। आ गया सबको समझ में? क्योंकि जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी कोलिजन उतना ज्यादा होगा, केमिकल रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तीसरा होता है सरफेस एरिया। अपन को सबको पता है कि गुड़ की डली, अगर आप लोगों को बोले कि चलो आज गुड़ का कुछ अपन मुरब्बा कुछ बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, तो गुड़ की डली को पहले आपको पिघालना पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ी इतना बड़ा गुड़ का डला है जो डाल दोगे। आपकी मम्मी आपको बोलेगी पहले गुड़ की डली को तोड़ो, तोड़ने के बाद कम हीट में ही वो क्या होगा, बेसिकली कम हीट में ही वो सारा का सारा पिघल जाएगा। तो इसका मतलब जब आप इसको तोड़ते हो तो आप बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हो। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा केमिकल रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, है ना। टेम्परेचर की बात करो, टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा केमिकल रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ता ही है, क्योंकि कोलिजन बढ़ता है। ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, क्योंकि कोलिजन बढ़ता है। कैटलिस्ट की बात करो तो कैटलिस्ट कभी भी क्या करता है, कैटलिस्ट ऐसा नहीं होता कि फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा, बैकवर्ड को नहीं बढ़ाएगा। कैटलिस्ट के आने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, तो नो डाउट उसमें कोई कोई डाउट नहीं है। तो कैटलिस्ट वही होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए। जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करे उसको कैटलिस्ट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इनहिबिटर। क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक का डाला तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, बट ऐसे कई होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। कम करने वालों को हम लोग इनहिबिटर बोलते हैं। आ गया सबको समझ में? उनको कैटलिस्ट नहीं बोलते बाय द वे। चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, रेट लो और ऑर्डर। अब रियलिटी पर आते हैं, थोड़ा और रियलिटी चेक करते हैं। रेट लो क्या होता है? तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन का रेट लो लिखना हो तो कैसे लिखोगे? अब आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आप सब लोग गौर से मेरी बात को सुन लेना। रेट लो जो लिखा जाता है ना बेटा, वो हमेशा प्रैक्टिकली लिखा जाता है, एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकली लिखा जाता है, पहली चीज तो। ठीक है, अब वो कैसे लिखा जाता है रेट लो को जरा आप चेक करो। मान लो कि मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है ए, जिससे आपका क्या बन रहा है बी, और अगर मैं कहूं कि इसका रेट लो लिख के बताओ, रेट लो का मतलब ये होता है, रेट लो में आपको रेट ही लिखना होता है। वो कैसे लिखोगे? रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन विच इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के, और साथ में क्या लिखा जाता है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। रेट लो ये कहता है कि एक्चुअली किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर पे डिपेंड करता है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अब आप मजे की बात देखो, हमेशा यहां पर हम लोग किसको लेंगे? हमेशा हम लोग रिएक्टेंट को लेंगे। प्रोडक्ट का यहां पर रेट लो में कोई काम नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट का रेट लो में कोई काम नहीं है, रिएक्टेंट को लिखा जाता है। और रेट लो यही कहता है कि हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? यस, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसी को रेट लो बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि चलो रेट लो लिख के बताओ, रेट लो यही है, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट एंड रिएक्टेंट टू द पावर एक्स। अब आप कहोगे ये एक्स क्या है? पहली चीज तो एक्स को बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। अब यहां लिखेंगे, अगर ये एक्स लगा हुआ है ए के ऊपर, तो ये हो गया ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। और ये जो ऑर्डर निकाला जाता है, जो पावर में लगा है, वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे, एक्सपेरिमेंटली ही इसको निकाला जाता है। आप लोग याद रखना, दिस इज कैलकुलेटेड ओनली बाय एक्सपेरिमेंट। ओनली समझते हो? ओनली है ना? सो दैट इज ओनली। तो ये ओनली गाना किसने गाया था बताओ, कौन बताएगा? तो इसी तरह से रेट को लिखा जाता है। तो आपको बताता हूं सबसे पहले तो रेट कैसे लिखा जाता है। रेट लो ये कहता है कि अगर ये कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है, मजे की बात देखो, यहां पर मजे की बात एक और बता देता हूं। मान लो कि मैं इसके आगे ये लिख देता, एक्स ऑफ ए विल गिव यू वाई ऑफ बी, और फिर मैं आपको बोलता, मैं आपको कहता कि चलो इसका रेट लो लिख के बताओ, तो क्या लिखते आप? रेट विच इज इक्वल्स टू के। अगेन ये ए पे डिपेंड करेगा, बी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ए टू द पावर मैं यहां पर लिख देता हूं z। अब आप कहोगे सर आप तो z लेके आ गए, आपने x भी यूज नहीं किया। तो मैं आपको समझाता हूं, यहां पर x जो है वो z के बराबर हो भी सकता है, x जो है
ध्यान से समझना, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं उसको सुनना। यहां पर z जो है वो x के बराबर हो भी सकता है, यहां पर z x के बराबर नहीं भी हो सकता, ज्यादातर चांसेस में नहीं होने का है। अब ऐसा क्यों बेटा? x क्या है यहां पर बेटा? x स्टोइकियोमेट्री है, दिस इज स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, और स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट का ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता। स्टोइकियोमेट्री इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? ऑर्डर निकाला जाता है एक्सपेरिमेंटली। कैसे निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंटली। और तुम स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कैसे निकालते हो? वो तो थ्योरेटिकली निकालते हो, बैलेंसिंग करके। आया समझ में? यस और नो? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टोइकियोमेट्री एंड ऑर्डर। ऑर्डर may be equal to stoichiometry, may not be equal to stoichiometry, but that depends only on the situation. बट ऑर्डर हमेशा तुम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हो, जबकि स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेट करी जाती है बैलेंसिंग से। आया सबको समझ में? अब मैं आपको एक बात और समझा देता हूं। अगेन जरा इस केमिकल रिएक्शन को गौर से देखो जो यहां पर लिखी हुई थी। क्या लिखा हुआ है? A of A plus B of B will give you C of C and D of D. अब यहां पर बताओ स्टोइकियोमेट्री, इस केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या क्या है? इस केमिकल रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है स्मॉल a एंड स्मॉल b। क्या अभी आपने जब रेट लो लिखा तो a और b को यूज किया? ना बाबा ना, आपने क्या यूज किया? एक्स वाई। तो आप जरा समझो, k यहां पर रेट कांस्टेंट है, x यहां पर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a है, y यहां पर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b है, और अगर मैं x और y को जोड़ दूं, x प्लस वाई, तो ये पूरी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? सबको समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों के ऐसे फट जाती है, उनको पूरी उम्र समझ में नहीं आती कि कोई स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट का ऑर्डर से लेना देना नहीं है। ऑर्डर हमेशा हम निकालते हैं एक्सपेरिमेंट से, और जिसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर को बताता है। जरा आप समझो, मान लो आपको ना रेट दिया हुआ है, मान लो आपको ना रेट लो लिखा हुआ है, मान लेते हैं, मैं मानने को बोल रहा हूं, मान लो कि केमिकल रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 विल गिव यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया, ऐसा मान लेते हैं। मान लो ना, मेरे कहने पर मान लो, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता लगा कि K नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में रेट अपन मान लेते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। जरा आप ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर मान लो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में 3 लिखा हुआ और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मान लो कि 1 लिखा हुआ है। मान लो मैंने लेट करने को बोला है ना कि ऐसा एक्सपेरिमेंटली निकल के आया। अब आप जरा सोचो, मैं यहां पर क्या बोला, जरा आप चेक करना। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखो, नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, जबकि रेट लो में क्या लिखा हुआ है? 3। और रेट लो कहां से निकालते हो बेटा? रेट लो एक्सपेरिमेंट से निकलते हैं। और मान लो कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने रेट लो ये निकाला उस केमिकल रिएक्शन के लिए, तो ये रेट लो किससे निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंट से, याद रखना। समझ में आ गया? जबकि हाइड्रोजन के आगे 3 लिखा हुआ और आपने यहां पर कितना लगाया? 1। अब आप बोलोगे 3 और 1 क्या है? तो बेटा 3 जो है ना, ये 3 ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। 1 क्या है? 1 भी ऑर्डर है, बट ये विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है। अब मैं बोलूं पूरी केमिकल रिएक्शन का, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, तो क्या होगा? 3 प्लस 1, वो कितना होता है? 4। मजे की बात देखो, जो आप रेट लो लिखते हो उससे आपको ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन पता लगती है। समझ में आ गया? जो आप रेट लो लिखते हो उससे आपको ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन का पता लगता है, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर पता लगता है। चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे, यहां पर जो K लिखा है ना उसको क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। तो अपन आज बात करने वाले हैं कि रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो लेट्स डू द रेट कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। चलो सबसे पहले रेट कांस्टेंट जरा आप चेक करना। रेट कांस्टेंट किसकी बात कर रहा हूं? अभी आपने रेट लो लिखा, जब आप रेट लो लिख रहे थे R इज इक्वल टू K A टू द पावर X लिखे थे ना, तो यहां पर मैं K की बात कर रहा हूं। K क्या है? रेट कांस्टेंट। उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि रेट कांस्टेंट इज मेजर्ड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ K फास्टर इज द केमिकल रिएक्शन। मतलब समझो, ये रेट कांस्टेंट आपको बड़ा साफ इंडिकेशन देता है, अगर K की वैल्यू ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। पहली चीज तो ये हो गया। अब मैं आपको कंपैरिजन के लिए बताता हूं। मान लो ना एक 2 केमिकल रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है। पहले का दे रखा है 10⁻³ दूसरे का दे रखा है 10⁻3। तो मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताओ पहली केमिकल रिएक्शन फास्ट है कि दूसरी? तो आप बोलोगे दूसरी। क्यों? क्योंकि उसकी रेट कांस्टेंट क्या है? ज्यादा है।
यस और नो? तो पहला पॉइंट हमें यह सिखाता है कि अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो पक्का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। ये किस किस को समझ में आ गया? अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो ये पक्का है यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। समझ में आया? सिंपल है। दूसरे पॉइंट पर चलता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मजे की बात देखो, के की वैल्यू कभी भी डिपेंड नहीं करती कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे ना। बेटा फिर कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? के इज अ कांस्टेंट, के कांस्टेंट है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती। रेट कांस्टेंट है बेटा, वो इंडिपेंडेंट होता है। आया समझ में? तो के की वैल्यू को चेंज करने का उत्तरदायित्व किसको दिया हुआ है? टेम्परेचर को। पूरी दुनिया में टेम्परेचर अकेला ऐसा फैक्टर है जो कि के को चेंज कर सकता है। वो बढ़ा भी सकता है, वो कम भी कर सकता है, लेकिन इसके अलावा पूरी दुनिया में इस जय जय शिव शंकर यानी कि टेम्परेचर के जितना और कोई पावरफुल नहीं है जो कि के की वैल्यू को हिला दे। जरा समझो, के की वैल्यू टेम्परेचर से चेंज होती है और किसी से नहीं। आया समझ में? तीसरे पॉइंट पर चलता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। जो मैंने आपसे कहा था वो तीसरे पॉइंट पर लिखा हुआ है कि के की वैल्यू जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा दोगे तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी, टेम्परेचर की वैल्यू घटा दोगे तो के की वैल्यू घट जाएगी। यही बोला मैं। इस पूरी ही दुनिया में जय जय शिव शंकर कौन है? टेम्परेचर, तांडव। शिव शंकर को गुस्सा आता है, गुस्सा मतलब टेम्परेचर हाई हो जाता है हमारे शिव शंकर, शिव शंभू बाबा का, तो उससे के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो फनी वे में समझा रहा हूं। इस पूरी दुनिया में एक टेम्परेचर ही ऐसा है जो कि क्या करेगा? के की वैल्यू को चेंज कर सकता है, अदरवाइज और कोई नहीं। आ गया समझ में? या तो टेम्परेचर चेंज कर सकता है, या दूसरा है रजनीकांत। कौन चेंज कर सकता है? या तो टेम्परेचर चेंज कर सकता है या रजनीकांत, क्योंकि रजनीकांत आप सबको पता है कि वो तो महाशक्तिमान है। सही बात है है ना? तो पूरी दुनिया में आप लोग याद रखो, के की वैल्यू को दो ही लोग चेंज कर सकते हैं, या टेम्परेचर शंभुनाथ या फिर रजनीकांत, और कोई नहीं। ये जोक था कल को, तुम एग्जाम में मत लिख के आए, हमारे सर ने बताया रजनीकांत चेंज कर सकता है के की वैल्यू को। ना लायकों, समझ में आता है? और फोर्थ चीज की तरफ चलो। चौथी चीज क्या है? यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यस, रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। अब आपको हो गया तो ये कैसे आया, मैं आपको समझाता हूं। आप बताओ, रेट लो कैसे लिखा था आपने? रेट लो में लिखा था रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एक्स। यस और नो लिखा था। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर मुझे के का यूनिट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रेट का यूनिट लेना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एक्स। यस और नो? अच्छा, अब रेट का यूनिट क्या होता है? रेट का यूनिट अभी तुम पढ़ के आए थे, क्या था? कैपिटल एम डिवाइडेड बाई टाइम। याद है रेट का यूनिट? सबसे पहले मैंने आपको रेट का यूनिट बताया था, कैपिटल एम डिवाइडेड बाई टाइम। कैपिटल एम का मतलब क्या होता है जिसको नहीं पता? कैपिटल एम का मतलब होता है मोल पर लीटर। तो आप घबराना मत, कैपिटल एम का मतलब होता है मोल पर लीटर। सबको समझ में आया? अच्छा, अब नीचे लिखा हुआ ए क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है कैपिटल एम। उस पे पावर कितनी लगाओगे? एक्स। जरा समझना इसको। एक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर एम की पावर कितनी है? 1। तो के का यूनिट क्या बन गया? आप लोग मुझे बताओ। के का यूनिट बन गया कैपिटल एम टू द पावर 1 माइनस एक्स। यस, और साथ में क्या हो गया? टाइम इनवर्स। आया समझ में? टाइम माइनस 1, ये यूनिट बन गई। जिसको समझ में आ गई बोलो जय शंभुनाथ। जिसको के की यूनिट समझ में आ गई, तो के की यूनिट को आप कई बुक्स में ऐसा भी देखोगे, तो के की यूनिट को कैपिटल एम क्या लिखा जाता है? मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एक्स। एक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आया समझ में? और फिर क्या आपके पास हो गया? टाइम इनवर्स। आया समझ में? क्योंकि टाइम नीचे लिखा ऊपर चला गया, टाइम इनवर्स हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप खुद से देखो कि के का जो यूनिट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। आया समझ में? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। यस और नो? तो फोर्थ पॉइंट सबको समझ में आया हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कैसे करता है। अब चलो, अगर मैं बोलूं कि आपकी रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 0, मतलब एक्स का वैल्यू 0 है, तो आप निकाल लो। यही तो है फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ। फॉर्मूला क्या है? सब लोग फॉर्मूला लिखो।
के की यूनिट का फॉर्मूला आज से सबको आना चाहिए, कैपिटल एम टू द पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टाइम, यही है फॉर्मूला। अब x की वैल्यू 0 रख दो, अगर x की वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या यूनिट निकल के आएगा, क्या यूनिट निकल के आएगा, कैपिटल एम डिवाइड बाई टाइम। कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, टाइम किस में लेते हो, सेकंड में, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकंड लिख सकते हो। मान लो x का वैल्यू 1 होता तो ये 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो मतलब अगर आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है तो आपकी के की यूनिट क्या बनेगी, 1 बाई सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड इनवर्स। तो ये आपकी इंडिकेशन है, अगर आपको के का यूनिट पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। अब x की यूनिट, x की वैल्यू 2 रख दो, मान लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, तो 1 माइनस 2 क्या होता है, -1, तो क्या हो गया, लीटर पर मोल, क्योंकि मोल पर लीटर की पावर -1 है तो लीटर पर मोल, और साथ में सेकंड, ये 2 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसी x की वैल्यू 3 भी रख दो। तो ओवरऑल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मेन बात यह है कि के की यूनिट का फॉर्मूला होता है मोल पर टाइम, लेकिन मोल के ऊपर क्या लिखा जाता है, 1 माइनस एक्स। जिसको ये पता है वो कर लेगा, जिसको नहीं पता वो नहीं कर पाएगा। आया सबको समझ में, बहुत बढ़िया। नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलैरिटी, तो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली सिंपल केमिकल रिएक्शन में यूज होता है, सिंपल या फिर एलिमेंट्री। कौन सी केमिकल रिएक्शन में, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में यूज किया जाता है। एलिमेंट्री का मतलब सिंपल होता है, सिंपल का मतलब जिसमें ज्यादा 2 या मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहे हो, इससे ज्यादा वाले में मॉलिक्यूलैरिटी का आप कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हो। अब मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है, जरा ध्यान से समझना, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन एनी केमिकल रिएक्शन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। अब आपको मैं बताता हूं, ध्यान से इसको समझना। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास है ना कोई केमिकल रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, जैसे कि ये आपको एग्जांपल दे रखा है कि ये NO2 जो है बेसिकली वो NO2 से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, NO और NO3। बाद में NO3 CO से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, NO2 प्लस CO2। रट्टा नहीं मारना है, आप समझो, 2 स्टेप में हो रही है, ठीक है। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये NO3 से NO3 कैंसिल कर दोगे, फिर आप फाइनल केमिकल रिएक्शन लिख सकते हो। अब अगर मैं बोलूं कि पहली केमिकल रिएक्शन में बताओ कितने मोल्स पार्टिसिपेट किए, तो 1 मोल तो किसका पार्टिसिपेट किया, NO2 का। 1 मोल किसका किया, NO2 का। तो यहां 2 हो गए मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो स्टेप 1 में तो 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेप 2 पे कितने हैं, इसका भी 1, इसका भी 1, तो स्टेप 2 में भी 2 हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग, उसको मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। अब हम यहां पर चेक करेंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर। तो क्या आप जानना चाहते हो कि मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, बताता हूं। ऑब्वियसली जानना तो चाहोगे, नहीं तो मुझे तो बताना ही है। पहली बात, मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल टर्म है, क्योंकि आप ये कहां से निकालते हो, बैलेंसिंग से निकालते हो। बैलेंसिंग से कैसे, अगर मैं बोलूं, जरा ध्यान से इसको चेक करना। मैं अब लिखता हूं, नाइट्रोजन प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन विल गिव यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया, लिखा मैंने। अगर मैं बोलूं, अब देखो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इसमें मॉलिक्यूलैरिटी बताओ, मॉलिक्यूलैरिटी बताओ, तो क्या लिखोगे, बोलोगे ना तुम 4 बोलोगे, ये 1 + 3, ये 4। तो कहां से आया, थ्योरेटिकल आया बेटा, तुमने बैलेंस किया। तुम बैलेंस अलग तरीके से कर देते तो मॉलिक्यूलैरिटी चेंज हो जाती। तो एक थ्योरेटिकल टर्म है। जबकि ऑर्डर क्या है बेटा, ऑर्डर मैंने आपको 10 बार बोला है, ये एक्सपेरिमेंट से आएगा, एक्सपेरिमेंट से आएगा, एक्सपेरिमेंट से आएगा। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल टर्म है। नंबर 2, मॉलिक्यूल एक होल नंबर होता है, मॉलिक्यूलैरिटी होल नंबर होता है। ऐसा थोड़ी होता है 0.10 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेला है बाबू, ऐसा नहीं होता है। मॉलिक्यूल तो पूरे ही होगा ना, मॉलिक्यूल थोड़ी आधा आधा होता है। आया समझ में। तो मॉलिक्यूलैरिटी एक होल नंबर बनेगा। होल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा होगा, और 4 5 तो होता ही नहीं है, 1 2 3 ही होता है बस। समझ में आया, 1 2 3 4 मैक्स है। लेकिन ऑर्डर आपको कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर में भी पॉजिटिव, ऑर्डर में भी नेगेटिव, ऑर्डर में भी 0, ऑर्डर में भी फ्रैक्शन।
आपकी ऑर्डर 3/2 भी हो सकती है, आपकी ऑर्डर 1/2 भी हो सकती है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी होल नंबर होता है। समझ में आया? और मजे की बात देखो, अभी सब लोग ध्यान से सुनना, अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है। अगर मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो उसका मतलब क्या हो गया, वो बाई मॉलिक्यूलर है। आप पढ़े थे SN1 SN2 नालायकों, याद है? SN1 SN2, SN1 का मतलब क्या हो गया, वो यूनिमॉलिक्यूलर है, एक ही मॉलिक्यूल वहां पर रेट को अफेक्ट करता है। SN2 का मतलब क्या होगा, बाई मॉलिक्यूलर है, दो मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अगर यहां पर 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे, टर मॉलिक्यूला, और 4 को क्या बोलेंगे, क्वार्टर मॉलिक्यूलर। टर एंड क्वार्टर, टर टर, मेंढक की याद आ रही तो बारिश आएगी तो तुम्हारे मेंढक कैसे टर टर ऐसी तो करता है। देखो बचपना मत छोड़ना जिंदगी में कभी। मैं तो भयंकर बच्चा हूं, है ना। कई लोगों को लगता है ऐसे सर बूढ़े हो गए हैं, भाई साहब सही बात है, शक्ल से बूढ़े हो गए मानते हैं हम लोग, लेकिन अभी दिल बच्चा है जी, है ना। बचपना अपना कभी मत छोड़ना। तो मेंढक कभी देखे बारिश में मेंढक बाहर निकलता है फुदक फुदक के, छोटे छोटे मेंढक देखे? किस किस ने बचपन में छोटे छोटे मेंढक देखे, इतने चुजू चुजू से, इतने इतने से, जो ना मेंढक बहुत बड़ा मेंढक बच्चे देता था ना, छोटे छोटे बच्चे निकलते थे उसके, कितने क्यूट बच्चे होते हैं छोटे छोटे मेंढक, उनको हम हाथ में उठा के देखते थे बारिश में, बड़ा मजा आता था। तो वो हो गया टर एंड क्वार्टर में कहां पहुंच गया, तो मतलब ये निकलता है उसका। और समझ में आया? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। अब आप आ जाओ, अब हम बात करेंगे व्हाट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसके लिए बात करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब आपके जितने भी टॉपिक आएंगे ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो अब जो मैं कराने चाह रहा हूं दैट इज महा इंपोर्टेंट। अब आप लोग ध्यान से समझना, दैट इज महा इंपोर्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलो अब हम लोग महा इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लो, प्लीज आप लिखिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। और यहां पर किसके लिए पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि ऑर्डर जीरो है, ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का जीरो है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, जब आप रेट लिखने गए और आपने लिखा के और साथ में लिखा ए, तो उसकी पावर कितनी है, ऑर्डर कितना है, जीरो। समझ में आया? ये मतलब निकलता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कि वहां पर ऑर्डर जीरो है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर जीरो पे डिपेंड कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन ले लूं, ए से आपका बी बन रहा है, तो ए से जब आपका बी बन रहा है तो रेट कैसे लिखोगे उसकी, आर के ए टू द पावर जीरो। इसी तरह से रेट लिखा जाएगा। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं, रेट लो। इसी को क्या बोलते हैं, रेट लो। लेकिन एक और तरीके से रेट आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, एक और तरीके से रेट को कैसे लिखा जाता है, माइनस डी ए बाई डी टी भी तो लिख सकता हूं। यस और नो? माइनस डी ए बाई डी टी भी तो लिख सकता हूं। ये दोनों रेट को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही? और अगर दोनों रेट को रिप्रेजेंट कर रही है तो दोनों बराबर हो गई। बराबर मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं के ए टू द पावर जीरो विच इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी। यस और नो? ऐसे लिख सकता हूं, है ना। किसी की भी पावर जीरो होती है उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस डी ए विच इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, के डी टी। आया समझ में? अब इसको आप इंटीग्रेट करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए टी, इनिशियल टाइम जीरो, फाइनल टाइम टी। जो आप इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, ए टी माइनस ए नॉट विच इज इक्वल टू के टी। इंटीग्रेशन तो आता होगा सोल्व करना, सही है। तो फाइनली आप क्या लिखोगे, ए टी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए नॉट प्लस के टी। मैं कहीं गड़बड़ कर गया क्या, कहीं गड़बड़ हुआ है। ए टी इज इक्वल ए टी माइनस ए, अच्छा गलती होगी। ये माइनस का साइन को उधर लेके जाओगे तो माइनस का के टी होगा ना, माइनस का के टी। आई एम सो सॉरी, भूल गया। तो यहां पर क्या होगा, ए नॉट माइनस के टी आएगा। ऊपर देखो, अगर जिसको नहीं सोल्व करना है मैं दोबारा सोल्व करके बताता हूं। टेढ़ा लिख दिया मैंने, उसको सीधा लिख देता हूं। मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझा देता हूं, जरा आप ध्यान से समझना। अगर ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो रेट लो लिखो। तो रेट लो क्या लिखा जाएगा, ध्यान से समझना। इसके लिए समझा रहा हूं तो आगे नहीं समझाऊंगा, सेम ही है सब कुछ। तो क्या लिखूंगा, रेट लिखूंगा के ए टू द पावर जीरो। यस और नो?
फिर रेट एक और तरीके से लिखा जाता है, रेट कैसे लिखा जाता है, माइनस डी ए बाई डी टी, यस और नो। अब मैं यहां समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, ये दोनों बराबर बात है। अगर ये दोनों बराबर बात है तो क्या लिखूंगा, के ए टू द पावर 0 विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, यस। अब किसी की भी पावर 0 होती है 1 होता है, तो इसका मतलब क्या, मैं इसको यूं लिख सकता हूं, डी ए विच इज इक्वल्स टू के डी टी, यस और नो। माइनस के साइन को उधर लेके जाता हूं तो क्या लिखूंगा, डी ए विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के डी टी, यस और नो। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 मान लो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 80 मान लो, इनिशियल टाइम 0 मान लो, फाइनल टाइम t मान लो। तो आप डीए का देखो, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, तो ए के ऊपर पावर आपको क्या लगानी है, लिमिट क्या लगानी है, ए नोट एन 80, सही है, माइनस ऑफ के। अब यहां पर देखो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, तो यहां पर टी के ऊपर पावर क्या लगानी है, 0 से लेके टी। अब आप देखो तो यहां फॉर्मूला क्या बन गया, ए टी माइनस ए नॉट विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी बन गया, यही मैंने आपको बताया था। तो फाइनली फॉर्मूला क्या हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, आया समझ में। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यही सेम चीज आपको आगे भी ड्राइव कराई हुई है सेम तरीके से। तो आप याद रखना, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लो है बेटा, और यहां से अगर आपको के की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लो। के की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए नॉट माइनस ए टी डिवाइड बाई टी। ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए टी क्या है, आफ्टर टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन। कई लोग घबरा जाते हैं, क्या है ये ए नॉट ए टी। तो ये ऐसा है कि मान लो किसी एक केमिकल रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, ऐसा मान लेते हैं अपन, है ना। तो ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 10 मान लेते हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 10 मान लेते हैं, और इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को, मतलब टी इक्वल्स टू 0 पे आपने कितना लिया, टी इक्वल्स टू 0 पे 10 है, और टी इक्वल्स टू आफ्टर 10 मिनट कितना हो गया, 10 से मान लो 5, तो ये ए नोट है, और ये क्या है फिर, ए टी है, बात खत्म। तो घबराने की बात नहीं है, ए नोट का मतलब होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए टी का मतलब होता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, को टी से डिवाइड करना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब यहां पर हाफ लाइफ के बारे में बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ। तो बेटा देखो, हाफ लाइफ का मतलब होता है जब आपका रिएक्टेंट पहले से आधा रह जाए, ऐसा टाइम को हाफ लाइफ बोलते हैं जब आपका रिएक्टेंट पहले से आधा रह जाए। आ रहा है समझ में, टी हाफ का मतलब क्या होता है, जो आपका रिएक्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आधा रह जाए, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। अगर सबको समझ में, तो एटी का वैल्यू अगर किसी टाइम पे ए नॉट बाई 2 रह जाए, उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं। तो जब आप हाफ लाइफ की कैलकुलेशन करने जाओगे, रख दो फॉर्मूला क्या आपके पास, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, यही है ना। तो अब ए टी की वैल्यू कितनी हो गई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की आधी, ए नॉट बाई 2 विच इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट माइनस के, और अब आप टी को क्या बोलेंगे, टी हाफ। तो अगर मैं बोलूं कि टी हाफ की वैल्यू निकाल के दो तो कितनी आएगी, दैट इज यस, कितनी आएगी, ये आ गया फाइनली ए नॉट बाई 2 के। आया कि नहीं आया, वैल्यू निकाल लो ना, यहां से वैल्यू निकाल लो टी हाफ की, तो वो कितना हो गया, ए नॉट बाई 2 के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ए नॉट बाई 2 के वो इसकी वैल्यू हो गई। तो आपको ध्यान रखना है, हाफ ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए टी हाफ का वैल्यू कितना होता है, सॉरी जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए टी हाफ का वैल्यू कितना होता है, ए नोट बाई 2 के। क्या होता है, ए नोट बाई 2 के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ए नोट बाई 2 के। ये याद रखोगे हाफ लाइफ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि भैया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन होती है ए टी इज इक्वल टू किसी भी टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस के टी, यस। दूसरी चीज आपको याद रखनी है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितनी होती है, ए नॉट बाई 2 के, ये होती है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अब चलो ग्राफ बनाते हैं। क्या इस इक्वेशन को मैं कंपेयर नहीं कर सकता वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसका कंपैरिजन इससे नहीं कर सकता, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी प्लस एम एक्स लिख दो, एक ही बात है, एम एक्स प्लस सी से कंपेयर नहीं कर सकता। मतलब क्या हो गया, वाई एक्सिस की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए टी, एक्स एक्सिस की जगह मैं क्या लिखूंगा, टाइम टी। सी की वैल्यू कितनी होगी, ए नॉट, ये मान लेता हूं ए नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और धीरे धीरे ग्राफ नीचे की तरफ आएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन घटती है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आप एक और बात बताता हूं, ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ, इसी लाइन को इस तरह से बनाया जाएगा ऐसे करके,
लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो लिखोगे तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर जीरो लिखा था आपने, तो ए टू द पावर जीरो कितना होता है 1, तो यहां पर रेट क्या होती है कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट होता है, इसीलिए आपका ये कांस्टेंट लाइन बनाया गया है। टाइम कितना भी चेंज हो जाए आपका रेट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा होता है, आया समझ में, इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और अगर आप जो इसका ग्राफ बनाओगे AT इक्वल टू ए नोट माइनस के टी का, तो वो मैं आपको दिखा चुका हूं, वो ग्राफ ऐसा होगा, वो पहले से ही बना चुका हूं, जिसका स्लोप क्या होगा, जिसको बोलते हैं माइनस ऑफ के, ये इसका स्लोप है, नेगेटिव होगा इसका स्लोप, आया समझ में। और इसके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल आप लोग याद रखो, मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। जैसे और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि HI का डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन और आयोडीन में गोल्ड की प्रेजेंस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, बेटा याद कर लो क्योंकि सवाल इसी से आता है। अमोनिया का डिकम्पोजिशन प्लेटिनम की प्रेजेंस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। N2O का डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। HNU लिखा हुआ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम चलते हैं, यस गॉट इट, सबको समझ में आया क्या, अभी तक क्लियर है क्या? हाँ, ये किस किस को पसंद आई? मैं थोड़ा सा खा लेता हूं, मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं, तो आप मेरे गले की दया खाके, है ना, चले अब आगे। बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर की। चलो एक केमिकल रिएक्शन ले लो, मान लो ये ले लिया, ए आपको बी देता है, मैं बोलता हूं चलो इसका रेट लो लिख के बताओ। रेट लो कैसे लिखोगे? रेट के ए टू द पावर 1 ऐसे लिखोगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 1 है, लेकिन इसका रेट एक और तरीके से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? रेट विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, यस और नो, ऐसे लिखा जाएगा। यस। अब दोनों को इक्वेट कर दो। अगर दोनों को इक्वेट करूं तो क्या लिखूंगा? के ए अब टू द पावर 1 है, यहां क्या लिखूंगा? माइनस डी ए बाई डी टी। सही है। अब टर्म्स को अलग अलग कर दो, तो क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, ठीक है, इसके नीचे ए ले जाता हूं, माइनस ऑफ डी ए बाई ए विच इज इक्वल टू क्या कर दूंगा? के डी टी। चलेगा? अलग अलग कर दिया, डीए को यहीं रख लिया, ए को नीचे लेके चला गया, dt को k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों जगह इंटीग्रेशन करो, वही सेम चीज। ए नॉट इनिशियल फाइनल AT टाइम 0 टू t। अब इसको इंटीग्रेशन करोगे तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है log ऑफ x। जिसको नहीं पता तो आपको बता देता हूं, log मतलब बेस ही, ln ऑफ a आएगा, उस पर यूनिट क्या लगाना है, मतलब लिमिट क्या लगानी है आपको? ए नोट से AT, माइनस के साइन को वहां ले जाओ, माइनस के साइन को यहां ले जाओ, तो क्या बनेगा? K इंटू टी। तो यहां पर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर में आपको ln देखने को मिलेगा, ln log देखने को मिलेगा। तो फाइनली इसका फॉर्मूला क्या निकल गया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? दैट इज ln ऑफ AT। समझ में आता है? माइनस ln ऑफ ए नॉट है, वो उधर चला जाएगा, तो वो उधर ले गया, तो वो हो गया ln ऑफ ए नॉट, साथ में माइनस ऑफ के टी, क्योंकि माइनस ln ऑफ ए नॉट था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि यहां पर असली चीज क्या है, तो देखो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को याद करना बेहद आसान है। मुझसे पूछे कि क्यों, तो मैं आपको समझाता हूं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपने क्या लिखा था? इक्वेशन बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। AT इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ये लिखा था कि नहीं लिखा था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बस आपको लोग लगा लेना है, ln ऑफ AT विच इज इक्वल्स टू ln ऑफ ए नॉट माइनस के टी। सिर्फ इतना सा फर्क है, याद हो जाएगा आपको आसानी से। सबको समझ में आया? तो प्लीज आप इसको याद कर लो। हो गया सबको याद? चलिए अब आगे चलते हैं। सो फाइनली मैंने आपको कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया, इसकी जरूरत नहीं है। फाइनली आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आता है, ये देखो, सब लोग गौर से देखो, यही फॉर्मूला जो मैंने आपको ड्राइव करवाया था, ln ऑफ AT इज इक्वल टू ln ऑफ ए नॉट माइनस के टी। अब यहां से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 बाई टी ln ऑफ ए नॉट बाई AT। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, बहुत काम आएगा। k
रेट कांस्टेंट इन द केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 1/t ln ऑफ ए नॉट बाई ए टी। बेटा इसको याद कर लो यार, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको याद होनी चाहिए। अब आपको भी पता है कि ln का मतलब होता है log ऑफ बेस e, तो इसको आप एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन कर सकते हो। फाइनली अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन करना चाहते हो तो दैट्स वेरी इजी एज वेल, दोनों तरफ लोग लोगे एंड फाइनली आपको ये याद होना चाहिए बेटा। नहीं भी याद है बेटा, याद कर लो, इसी को एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट किया हुआ है, तो यहां पर क्या निकल के आएगा, at इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस ऑफ के टी। एक्सपोनेंशियल डिकेइंग होता है ग्राफ इन द केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये उसी से आया मैथमेटिकली और कुछ नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, जहां पर आपने देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी घटने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है पता है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होता है ग्राफ, हाइपरबोला आता है, सिर्फ इतनी सी फर्क है और कुछ नहीं। समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप हाफ लाइफ की कैलकुलेशन करो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे करोगे? सेम काम है, एक ऐसा टाइम जहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा रह जाए, तो अब आप वही फॉर्मूला यूज करो। कौन सा वाला? जो आपको भी बताया था। कौन सा वाला? ये वाला। इसमें रख दो, एटी की जगह क्या रखोगे, ए नॉट बाई टू, और टी की जगह टी हाफ। जब आप रखोगे तो आपके पास हाफ लाइफ यहां पे कितनी आएगी वो आप प्लीज याद कर लो, दैट इज ln ऑफ 2 बाई के। कैलकुलेट कर लेना खुद से, बहुत आसान है। आपको एटी की जगह रखना है ए नॉट बाई टू, बाकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। ln ऑफ के आएगा टी हाफ लाइफ, अगर ln log बेस ई 2 का वैल्यू निकालोगे तो 0.693 आता है बेटा, इसको याद करो, 0.693 बाई के। तो ये टी हाफ लाइफ होती है। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ln को कन्वर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए 2.303 log बेस 10 इसकी वैल्यू होती है ln की। कई बायो के बच्चे डर के भाग जाते हैं, मुझे पता है, लेकिन बेटा भागने से काम नहीं चलेगा। फाइनली अगर आप इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो तो इसका कंपैरिजन कर लो, ये y हो गया आपके पास, ये c हो गया, और प्लस ये mx हो गया। अब बनाओ ग्राफ, इजीली बन जाएगा। और अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखना चाहते हो तो मैं तो पहले ही बना चुका हूं ऐसा करके, आया समझ में? तो y की जगह क्या लिखोगे, ln ऑफ ए टी, और x की जगह क्या लिखोगे, t। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, लोग के रिस्पेक्ट में ग्राफ आएगा, एक्सपोनेंशियल के रिस्पेक्ट में ग्राफ गिरता हुआ आएगा। सिंपल ग्राफ है, तरीका वही है, बस आपको क्या करना है, जीरो और फर्स्ट में क्या फर्क है, सिर्फ ln यानी कि log बेस e का यूज करना है और कुछ नहीं। चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल को जरा चेक कर लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल, और देखो ये नोट लगाओ, देखो जितनी भी रेडियो एक्टिव डिकेइंग होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। प्लीज आप इसको नोट डाउन करो, जितनी भी रेडियो एक्टिव केमिकल रिएक्शंस होती है फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। N2O5 का डीकंपोजिशन फर्स्ट ऑर्डर होता है NO2 प्लस O2 के अंदर। H2O2 का डीकंपोजिशन फर्स्ट ऑर्डर होता है H2O प्लस O2 के अंदर। SO2Cl2 का डीकंपोजिशन फर्स्ट ऑर्डर होता है SO2 प्लस Cl2 के अंदर। और CH3CH2Cl, अगर इसको आप यहां पर देखो, यहां पर हेलो एल्केन ली है, हेलो इथेन, क्लोरो इथेन, अगर उसमें डबल बॉन्ड बनाना चाहते हो, मतलब यहां पर HCl को यूनिट को बाहर निकालना चाहते हो, वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अल्कोहलिक KOH के थ्रू निकालोगे ना, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नोट करने लायक चीज क्या है, यहां पर एक बड़ी मजेदार चीज है, अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से करते हो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर T75 इन द केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 75 का मतलब क्या हो गया, 75% केमिकल रिएक्शन खत्म हो गई। वो किसके बराबर होता है, 2T हाफ लाइफ के बराबर होता है। ये शॉर्ट नोट है, प्लीज आप लगाओ। अगर मैं लिखूं T87.5 मतलब 87.5 टाइम्स केमिकल रिएक्शन खत्म हो गई, तो वो 3 टाइम्स ऑफ T हाफ लाइफ होगा। आप इसको याद कर लो, बहुत काम आएगा। 75% केमिकल रिएक्शन ट्वाइस ऑफ हाफ के बराबर होता है, 87.5 थ्राइस ऑफ हाफ के बराबर होता है, एंड 99.9% केमिकल रिएक्शन खत्म हो गई, मतलब वो 10 टाइम्स ऑफ T हाफ के बराबर होता है। नाउ दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन जो नीट में आप लोगों से पूछे जाते हैं, ये डायरेक्टली नीट के क्वेश्चन है। मतलब 99.9% केमिकल रिएक्शन खत्म हो चुकी है, तो वो 10 टाइम्स ऑफ T हाफ लाइफ के बराबर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना? अब आपको भी ऐसा फील हो रहा है जैसे इस लड़के को फील हो रहा है। ये नोट करो बेटा, विष्णु बेटा नोट करो। अब आगे चलने से पहले मैं आपको
अपनी जो नीट की टेस्ट सीरीज है उसके बारे में बता देता हूं। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। नीट में हमारी टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं जिसकी प्राइस 10,000 नहीं है, 1399 रुपए है सिर्फ। और अगर आपको ये ज्वाइन करनी है तो आपको एक लिंक पे जाना है जिसका लिंक क्या है, vdnt.in/नीट टेस्ट, ये उसका लिंक है। वहां पर जाके आपको कूपन कोड मांगेगा तो आप ये दे देना AA टेस्ट। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर लो, अभी भी मौका है आपके पास। 1399 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 10 फुल टाइम टेस्ट होंगे, लाइव डिस्कशन है, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है। 22 जून से वो शुरू हो रहा है, तो करना चाहो तो आपको कूपन कोड दे रहा हूं AA टेस्ट, लगाओ, मैसिव डिस्काउंट मिलेगा। चलो अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? RDS किसको बोलते हैं? RDS वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसका क्या मतलब है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है स्लोएस्ट स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्लोएस्ट स्टेप। अगर मैं आपसे कहूं, समझो ये खाली रोड है और खाली रोड के बीच में क्या है, यहां पर एक गड्ढा है ऐसे, ठीक है। अब आपका यहां पर तो घर है, यहां पर आपका स्कूल है, ये आपके घर है, ये आपका स्कूल है। आपके मास्टर जी ने कॉल किया, वैसे आज तो करते नहीं है, मास्टर जी ने कॉल किया, बेटा घर से स्कूल कितनी देर में आएगा? तो आप क्या जवाब दोगे? बोलोगे सर वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर खड्डे के पास ट्रैफिक जैम हुआ तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, ऐसी तो बोलोगे। खड्डे के पास ट्रैफिक जैम हुआ तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर ट्रैफिक जैम ना हुआ तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो अब आप जरा ध्यान से चेक करो, ये खड्डा बेसिकली आपकी स्पीड को स्लो कर रहा है, ये खड्डा बेसिकली आपकी स्पीड को स्लो कर रहा है। और एक्चुअली ये खड्डा ही डिफाइन कर रहा है कि आप कब पहुंचोगे। तो एक्चुअली ये खड्डा आपके लिए क्या हो गया? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। आ गया समझ में? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसी केमिकल रिएक्शन में वो होता है जो कि बेसिकली बताता है किसको? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो पर्टिकुलर स्टेप होता है जहां से आपको पता लगता है कि एक्चुअली रेट कितनी है। वो कौन डिसाइड करेगा? सबसे स्लोएस्ट स्टेप डिसाइड करेगा कि सबसे स्लोएस्ट स्टेप एक्चुअली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। आप याद रखो, ये खड्डा स्लो बना रहा था, तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है किसी भी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, आपको याद रखना है। जैसे आपको मैं बता देता हूं, मान लो, आप जरा ध्यान से समझना, मान लो कि आपके पास A + ट्वाइस ऑफ B है, वो COD दे रहे हैं। ये ओवरऑल केमिकल रिएक्शन है जो कि 2 स्टेप में हो रही है। मान लो पहले A B से रिएक्ट करेगा, C और I बनाएगा, फिर B I से रिएक्ट करेगा, D बनाएगा। और अगर मान लो कि मैं कह दूं आपसे कि जो फर्स्ट स्टेप है ना वो आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो आप समझ जाना कि यही सबसे स्लो स्टेप है। और जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उसी के बिहाफ पे आप रेट लो लिखते हो। आप लोग याद रखो, अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप कहलाता है, और उसी के हिसाब से आप लोगों को रेट लो लिखा जाता है। तो आप यहां रेट लो स्टेप 1 के हिसाब से लिखोगे, याद रखना, रेट लो यहां स्टेप 1 के हिसाब से लिखा जाएगा, स्टेप 2 के हिसाब से नहीं लिखा जाएगा। तो स्टेप 1 में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? A और B, उसी के हिसाब से रेट लिखी जाएगी। देखो ओवरऑल रेट A और B पे ही डिपेंड कर रही है। मोलिकुलैरिटी भी स्लो स्टेप से ली जाती है। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वही आपको मोलिकुलैरिटी भी देगा, आ गया समझ में, और वही आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी देगा। तो मतलब क्या हुआ, जो आपकी सबसे स्लो स्टेप है वही आपको मोलिकुलैरिटी देगा, वही आपको रेट ऑर्डर भी देगा, वही आपको रेट लो भी देगा। समझ में आ गया? इसलिए RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब अपन आते हैं कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। स्यूडो का मतलब है नहीं, समझ में आ रहा है? जो दिख रहा है वो है नहीं, मतलब वो दिखेगा कि वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है बट वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। मतलब समझो, उसको बोलते हैं स्यूडो, दिख रहा है लेकिन है नहीं। मतलब समझो, मैं थोड़ा डायरेक्टली समझाऊं तो उसका मतलब क्या है। देखो मान लेते हैं अपन, जरा ध्यान से समझना, अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन का रेट लिखूं और वो रेट मैंने ऐसे लिखा हुआ है A⁻1 एंड B⁻1, तो बताओ किसका रेट, इसका ऑर्डर क्या हो गया इस केमिकल रिएक्शन का? 2। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि B की वैल्यू A से बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत बहुत, तो इसका मतलब क्या हो गया? B बेसिकली B में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। मतलब समझो,
मान लो आप रिएक्शन करा रहे हो H2 प्लस O2 की, ठीक है, और जो आपको देगा H2O। मैं मान लेता हूं कि H2 की वैल्यू मैंने ले ली 10 और O2 की वैल्यू मैंने ली है 0.0001। तो इस केमिकल रिएक्शन में H2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आ गया समझ में? तो ना के बराबर ये H2 खर्च होगा, और अगर ना के बराबर H2 खर्च होगा तो बेसिकली हम लोग H2 को कांस्टेंट मान सकते हैं। इन दैट केस वो रेट सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? यस, A पर, क्योंकि B की वैल्यू A से बहुत ज्यादा है। तो अब आपका जो B है वो बेसिकली दिखने को दिख रहा है लेकिन वो है ही नहीं, उसको इसीलिए बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे समझो, जब भी आप किसी एस्टर का रिएक्शन पानी से कराते हो, एस्टर का रिएक्शन पानी से कराते हो तो एसिडिक एसिड और आपको क्या मिलता है? एल्कोहल, पता है। लेकिन बेटा यहां पर तो पानी दिखने को दिख रहा है कि पानी यहां पर है, लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पानी एक्सेस में डाला जाता है। इसका मतलब पानी इज एलिमेंट्री, इट इज कांस्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसको काउंट नहीं करते। दिखने को ये दिख रहा है यहां पर कि 2 मॉलिक्यूल है ना, यहां पर एक्चुअली ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है ना वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि H2O की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग रेट लो में काउंट नहीं करते, क्योंकि H2O एक कांस्टेंट वैल्यू रखता है, क्योंकि पानी तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस में लेते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो बेसिकली यहां पर पानी को हम लोग काउंट नहीं करते। यहां पर जो रेट लो है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? एस्टर पे। इसी को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आ गया समझ में? स्यूडो जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली क्या होती है? यूनिमोलिकुलर होती है। वो दिखने को 2 लगेगी बट होती है वो एक ही, मतलब वो एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही होती है। आया समझ में? उसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वहां पर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कितनी होती है? 1। मॉलिक्युलरिटी भी कितनी होती है उसकी? 1। उसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबको समझ में आया? चलिए अब हम कोलिजन थ्योरी को पढ़ते हैं। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि आप कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन तभी होती है जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है। अगर मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होगा नहीं तो वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी नहीं। लेकिन मजे की बात यह है, एक बात ध्यान रखना, पहले तो 2 मॉलिक्यूल का आपस में कोलिजन जरूरी है, दूसरा उस कोलिजन में क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल्स के पास कोलिजन करने के लिए एनर्जी भी होनी चाहिए। एक तो कोलिजन जरूरी है, दूसरा उन मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कोलिजन यानी कि टकराव करने के लिए, तभी होगी। तीसरा, उनका ओरिएंटेशन भी ठीक होना चाहिए। ओरिएंटेशन मतलब उनकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए टकराव करने की, तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ज्योमेट्री ओरिएंटेशन ठीक होना चाहिए। मतलब समझो, अगर आप यहां पर फ्लोरीन की रिएक्शन करवाते हो मान लो NO2 से, समझ में आता है, और अगर इनके पास इनसफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है, मतलब एनर्जी है ही नहीं, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों? उनके पास एनर्जी ही नहीं है। दूसरा, अगर इनके पास ऑप्टिमम एनर्जी है और इनकी डायरेक्शन भी ठीक है, देखो F फ्लोरीन ऐसे आ रहा है ऐसे और NO2 ऐसे आ रहा है, तो ये रिएक्शन हो पाएगी क्योंकि यहां पर एक फ्लोरीन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो रिएक्शन हो पाएगी। लेकिन अगर मान लो कि आपने NO2 को यहां डाला और F2 को इस तरह से डाला, ओरिएंटेशन ठीक नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है इसके 2 मॉलिक्यूल जो है बेसिकली यहां पर फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल से टकराएंगे, ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्शन तो नाइट्रोजन के साथ होनी है। आया समझ में? इन दैट केस कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो मतलब क्या हुआ? रिएक्शन तभी होती है जब कोलिजन होता है, और वहां पर क्या जरूरी है? प्रॉपर ओरिएंटेशन भी जरूरी है कि कौन किससे रिएक्शन करेगा, यह भी तो पता होना चाहिए। आ रहा है समझ में? अब जरा समझो इसको किस एग्जाम्पल से, कई बच्चों के सिर के ऊपर से आता है, मैं एग्जाम्पल समझाता हूं। एग्जाम्पल समझने के लिए आप इस चीज को, ओरिएंटेशन को समझने के लिए जरा ध्यान से समझो, है ना? मैं जो चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो एक दूल्हा है और एक दुल्हन है। ये दुल्हन है ऐसा मान लेते हैं, और ये दूल्हा है, ठीक है? दूल्हा और दुल्हन में फर्क ऐसे कर लेना, यूं करके, ठीक है? ये दूल्हा है। आ रहा है समझ में? अब इन दोनों की शादी होने वाली है, तो अब क्या है ना, ये जो दूल्हा है बेसिकली ये वरमाला लेके खड़ा है। क्या लेके खड़ा है? वरमाला। ये वरमाला लेके खड़ा है इसको चढ़ाने के लिए। ध्यान से समझना इसको, एक दूल्हा है एक दुल्हन है, और एक दुल्हन वरमाला लेके खड़ा है। दूल्हा वरमाला लेके खड़ा है दुल्हन को गले में डालने के लिए। समझ में आया? अब आप लोग सोचो, ये वरमाला इसके गले में तभी जाएगी जब वो अपनी गर्दन आगे करेगी, ऐसे। मेरी भावनाओं को समझो, अगर वो गर्दन आगे करेगी ऐसे, तभी तो उसके गर्दन में जाएगी। मान लो वो गर्दन की जगह अपनी टांग आगे कर दे तो जरा समझना, मैं लेके आ रहा हूं। गर्दन की आगे मान लो अगर टांग आगे कर दी, तो गर्दन की जगह टांग आगे कर दी उसने, तो डायरेक्शन तो खराब होगी। गर्दन तो पीछे है, टांग आगे है,
तो वो तो टांग को वरमाला पहना देगा, पता लगा टांग से शादी हो गई, बहुरानी अपने घर, भौजी अपने घर। तो मतलब यहां पर क्या है, ओरिएंटेशन ठीक होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो यार गर्दन ही आगे होनी चाहिए ना, टांग क्यों आगे होगी। तो इसीलिए कहते हैं मॉलिक्यूल के केस में अगर मान लो नाइट्रोजन को फ्लोरीन से रिएक्शन करनी है तो नाइट्रोजन होना चाहिए ना आगे। समझ में आ गया, सिंपल सी सिचुएशन है। आप खुद ही इमेजिन करके देखो, कई लोग इमेजिन कर रहे हैं शादी हो रही है और लड़की ने टांग आगे कर दी बजाय गर्दन आगे करने के, तो बेसिकली वरमाला चढ़ गई टांग पे। तो दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। आ रहा है समझ में, उसका मतलब ये है। तो कोलिजन में भी प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए तब जाके आएगा। अब अपन बात करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी फैक्टर, जरा आप समझो। आपको पता है कि एक केमिकल रिएक्शन है, A प्लस बी विल गिव यू प्रोडक्ट, ठीक है। उसके लिए आप रेट लो कैसे लिखते हो, R इज इक्वल टू K A एंड B। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर वॉल्यूम एट अ गिवन टेम्परेचर। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर। कितने कोलिजन हो रहे हैं हर सेकेंड में एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर में, उसी को फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और बेसिकली कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑब्वियसली यार, आप ए और बी की मात्रा जितनी ज्यादा लोगे कोलिजन उतना आसान होगा। आप जरा समझो, अगर मान लो कि मैंने पूरे इस चैम्बर के अंदर सिर्फ एक ए का मॉलिक्यूल लिया और सिर्फ एक बी का मॉलिक्यूल लिया, तो ये क्या कोलाइड करेंगे, क्या ये कोलाइड करेंगे, एक एक ही है। समझ में आ रहा है, ये ऐसा समझ लो ए लड़का है बी लड़की है और लड़की को लड़के को थप्पड़ मारनी है और दोनों रूम में एक एक ही हैं, तो मान लो एक दूसरे को बचाने के लिए दूर दूर भाग सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इसी चैम्बर में मैंने बहुत सारे ए डाल दिए, बहुत सारे अरे बहुत सारे बी डाल दिए, बहुत सारे बी, तो अब तो वो पास पास आ गए, अब तो कोलिजन आसान हो गया। समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी आसान हो गई, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, कोलिजन आसान हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक्चुअली ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आ गया सबको समझ में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मजे की बात पर आते हैं, एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर का मतलब समझो, कोई केमिकल रिएक्शन तभी होती है जब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को सरपास करे। आपको पता है मम्मी चाय कैसे बनाती है, बर्तन लेती है, उसमें दूध डालती है, उसमें चाय डालती है, उसमें शुगर डालती है, एमटीएस की फिन्नियां खाई हैं तुमने। एमटीएस का मतलब होता है मिल्क प्लस टी प्लस शुगर, एमटीएस डाला। तो अब क्या है ना, ये ऐसे थोड़ी है कि तुमने एक बर्तन लिया, उसमें तुमने दूध डाल दिया, उसमें चाय डाल दी, उसमें चीनी डाल दी, बन गई। अरे उसको हीट भी तो करना पड़ता है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को हीट करने के बाद वो धीरे धीरे रिएक्टेंट से किसमें कन्वर्ट होती है, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हो तब वो जाके कहीं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। तो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए तब वो जाके कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। बेटा अब इस चीज को समझो, उसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब हो गया मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ताकि रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में। आया सबको समझ में, इसको एनर्जी फैक्टर कहते हैं और इसको लिखते हैं इससे -EA/RT से लिखा जाता है। ये एनर्जी फैक्टर है जो होना चाहिए उसके पास, अदरवाइज तो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, लड़का कितना सही लग रहा भैया। अब चलते हैं अरेनियस इक्वेशन की तरफ। अरेनियस ने इसी मुद्दे पर अपनी एक इक्वेशन दी। वो ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट वो किसके बराबर होता है, अरेनियस कांस्टेंट एंड E⁻⁻⁰ के बराबर होता है। ये उसने अरेनियस इक्वेशन दी। प्लीज बेटा इसको याद कर लो। के क्या है यहां पर, रेट कांस्टेंट। ए क्या है यहां पर, अरेनियस कांस्टेंट बोलते हैं उसको, या फिर उसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। ये क्या है यहां पर, एक्टिवेशन एनर्जी, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए नेसेसरी है, मिनिमम एनर्जी नेसेसरी। आर क्या है यहां पर, गैस कांस्टेंट, ये तो हर जगह ही आ जाता है। टी क्या है यहां पर, टेम्परेचर। इसी को बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन। अब अरेनियस इक्वेशन में अगर मान लो जो अरेनियस इक्वेशन दे रखी है, दोनों जगह लोग ले लो, इधर भी लोग लो, इधर भी लोग लो। जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, log of k इज इक्वल टू log of a माइनस EA/2.303 RT। यहां पर ln को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ln को हम लोगों ने कन्वर्ट करा है log base 10 में। अब यहां पर log of k का रिलेशन आया हुआ है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अगर मैं बोलूं कि K1 रेट कांस्टेंट T1 टेम्परेचर पर है, और अगर बोलूं K2 रेट कांस्टेंट T2 टेम्परेचर पर है, तो दो इक्वेशन बनेगा।
log of K2 which is equals to log of A minus EA by 2.303 R of T2. yes, K2 कब है? जब आपका टेम्परेचर T2 है, और K1 कब है? जब आपका टेम्परेचर T1 है। तो यहां पर मैंने उसी इक्वेशन को दो बार में यूज किया, T1 K1 और T2 K2 के लिए। अब अगर आप पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या निकल के आएगा? ये निकल आएगा log of K2 by K1 which is equals to EA एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 by R 1 upon T1 माइनस 1 upon T2। बेटा ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से रिलेशन मालूम पड़ता है K और T में क्या रिलेशन है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने आपको बोला था, है ना। तो इस तरह से हमको मालूम पड़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने से K की वैल्यू बढ़ती है, और वो इक्वेशन ये है जिसको अरेनियस इक्वेशन से हम लोग लेके आए। ये इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं इसको याद रखना। कैसे K की वैल्यू बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ने से, वो इस इक्वेशन से आई। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आया सबको समझ में? वेरी गुड। नाउ व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट? बेसिकली टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? इट्स अ रेशियो, दो टेम्परेचर का रेशियो है जिसके अंदर 10 डिग्री सेल्सियस का फर्क हो। ध्यान से सुनना, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट जिनमें 10 का फर्क हो, जिनमें टेम्परेचर में 10 का फर्क हो। KT प्लस 10 अपॉन K। ये KT क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। K मान लो 273 केल्विन पे आप लोगों ने रेट कांस्टेंट निकाला, तो अगर 283 पर अगर आपने निकाला, 283 केल्विन पर आपने निकाला है जो रेट कांस्टेंट, उसको KT बोलेंगे। तो KT है 10 ज्यादा पे और K क्या है? 10 कम पे, और इन दोनों के रेशियो को ही क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। सबको समझ में आया? मजे की बात, टेम्परेचर कोफिशिएंट की मोस्टली वैल्यू 2 होती है। ये आप लोग ध्यान रखोगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट की मोस्टली वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। ये आप लोग ध्यान रखना। अब एक्टिवेशन एनर्जी की थोड़ी बात कर लेते हैं। बेटा देखो, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब यही है। देखो सिंपल सी बात है, आपको भी पता है कि जिंदगी में सक्सेस तो ऐसे नहीं मिलती, जिसके लिए स्ट्रगल तो करना पड़ता है। अगर जिसको ऐसी सक्सेस मिल गई है वो उसको संजो के नहीं रख पाता। तो कामयाबी पाने के लिए कोई भी, देखो बड़ी कामयाबी चाहिए तो बड़ा आपको दर्द झेलना पड़ेगा, छोटी कामयाबी छोटा दर्द झेलना पड़ेगा, पर आपको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए अपने अंदर। समझ में आ गया? तो ये जो होता है ना, बेसिकली आप जरा समझो, मतलब अगर आपको दीवार के इस तरफ हो और आपको दीवार के इस तरफ जाना है, तो आपको ये एनर्जी बैरियर, समझो ये आया समझ में? इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जिसके बाद आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। आया समझ में? तो जैसे जिंदगी में होता है वैसे केमिकल रिएक्शन में भी होता है। आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए सक्सेस होने के लिए, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसे कि भाई साहब क्या कर रहे हैं, इतने बड़े पहाड़ को यहां पे लेके आए, तो पहले चढ़ाया, फिर नीचे गिरना आसान है, मतलब रिएक्टेंट बनना आसान है। सबको समझ में आया? तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसके बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। आया सबको समझ में? अब मजे की बात, एक्टिवेशन एनर्जी को 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखा सकते हो। ठीक है, अब वो कैसे कैसे देखो, मे भी हो सकता है कि पहला ग्राफ हो, मे भी हो सकता है दूसरा ग्राफ हो। पहले और दूसरे में क्या फर्क है? पहले दूसरे में फर्क है कि यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी से। देखो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसका मतलब काफी एनर्जी बाहर निकाल दी गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का ग्राफ होगा। रिएक्टिंग एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसका मतलब काफी एनर्जी बाहर निकाल दिया आपने, तो एक्सोथर्मिक होगा। और जहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा है, इन दैट केस वहां पर आपने क्या किया? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी दी है, तो वो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। आप लोग याद रखना, जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की कम है तो वो एक्सो होती है। जब रिएक्टेंट की एनर्जी कम है प्रोडक्ट की ज्यादा है तो वो एंडो होती है। आया समझ में? ये मतलब निकलता है। फाइनली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है? तो अभी आप थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हो। वैसे तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर के चेंज होने से, मैं आपको ये बता देता हूं। लेकिन जब आप बहुत ही मैसिवली टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, बहुत मैसिवली, तो डेफिनेटली आपकी एक्टिवेशन एनर्जी भी चेंज होती है। स्मॉल चेंज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लार्ज चेंज होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। आ रहा है समझ में? देखो T1 पर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी, ये जरा चेक करो। ये है T1 पर, जैसे ही T2 पर गए तो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली क्या हो गई? इतनी। जरा आप चेक करो ना, दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू।
आप लोग याद रखिएगा, लार्ज अमाउंट में अगर टेम्परेचर चेंज करते हो, समझ में आ गया, T1 इज लेस देन T2 बट T2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी चेंज होती है। स्मॉल अमाउंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फाइनली कैटलिस्ट क्या करता है केमिकल रिएक्शन, देखो बेटा केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट एक पाथ प्रोवाइड करता है जिससे एक्टिवेशन एनर्जी सीधे सीधे कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट अगर आप ऐड करते हो तो कैटलिस्ट का एडिशन एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है बेटा। आप समझो, मतलब मान लो पहले कोई केमिकल रिएक्शन यूं जाना पड़ता था आपको ऐसे चढ़ के चढ़ाई, लेकिन अगर आपने कैटलिस्ट यूज कर लिया तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, दूसरा पाथ बना के दे देगा आपको, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा जिससे आसान हो जाएगी केमिकल रिएक्शन। ये आप समझ लो। तो कैटलिस्ट क्या करता है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले आपको यूं चढ़ के जाना पड़ता था, बाद में अगर आपने कैटलिस्ट का यूज किया तो अब आपको इतनी ऊपर नहीं जाना पड़ता, आप आसानी से जा रहे हो। ये विद कैटलिस्ट है, ये ऊपर वाला विदाउट कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट का एडिशन क्या करता है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, समझ में आया, और जिससे आपका प्रोडक्ट बनाना आसान हो जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बस ये फाइनल राउंड है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर विदाउट कैटलिस्ट इतनी है तो विद कैटलिस्ट बहुत ही कम हो जाएगी रिक्वायरमेंट। तो आप लोग याद रखना है कि कैटलिस्ट सीधे एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है। ये फैक्टर सीधे थ्योरेटिकली बहुत पूछा गया है, ग्राफिकली ऐसे समझ सकते हो, ये विदाउट कैटलिस्ट है तो ये विद कैटलिस्ट है। समझ में आया सबको? बहुत बहुत बधाई हो, हमने साफ सफा चट कर दिया अब केमिकल काइनेटिक्स को भी। ठीक है, आप लोग याद रखना कि हम लोग देखो 3 चैप्टर हमारे ना धूम सीरीज में हो चुके हैं, जिसको हम लोग मिशन इम्पॉसिबल में उसके क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत 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 बधाई हो, आज आपने ये चैप्टर भी खत्म कर लिया। लेकिन बच्चों ठोको लाइक, देखो ईमानदारी से बता रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो देखो मेरा हक बनता है ना। आई नीड योर बिग हार्ट। तो जिस जिसका बड़ा हार्ट है, जिस जिसको सीखने लायक बहुत कुछ चीजें मिली, तो प्लीज लाइक द सेशन राइट नाउ बच्चों, लाइक द सेशन मेरे प्यारे बच्चों, लाइक द सेशन राइट नाउ। देखिए कितने लाइक आ चुके हैं, हमारा टारगेट आज का पूरा हुआ कि नहीं हुआ? 1400 लाइक हो चुके हैं, 1400। लेकिन मैं चाहता हूं कि ज्यादा ज्यादा आप लोग लाइक जरूर करो बच्चों, दिल बड़ा रखो, लाइक करो। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप अभी भी सिस्टमैटिकल स्टडी करना चाहते हैं तो वी हैव द ऑप्शन, दैट इज vd/NEET/CC, हमारा खुद का जो पेड चैनल है। मतलब हम लोग वेदांतु पे भी अलग से पढ़ाते हैं, तो ये यूट्यूब पे तो सब फ्री में चलता है, लेकिन अगर आप पेड अटेंशन चाहते हो टीचर्स की तो आप लोग एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 24,000 का नहीं, 3,999 का, बहुत ही कम प्राइस है उसका। इसके लिए आपको कूपन कोड दे रहा हूं, दैट इज AA2020, इसको यूज करो और फटाफट से जादू होगी, जादू की झप्पी लगेगी, आपको 3,999 मिल जाएगा। एंड गाइज आप हमारी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। ऑलमोस्ट 1 CR डाउनलोड अभी तक हो चुके हैं, काफी बच्चे डाउनलोड कर चुके हैं और बहुत अच्छी रेटिंग है उसकी। तो उसको में भी आपको बहुत ही ज्यादा आपको मिलेंगे सेशंस। एंड इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, वेदांतु नीट ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है, प्लीज ज्वाइन इट, है ना। ओके, एंड फाइनली गाइस सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हमारी फैमिली है। अगर आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया इसका मतलब दिल तोड़ दिया आपने। तो प्लीज सब्सक्राइब करो और इन वीडियोस को बच्चों के साथ शेयर करो ताकि नॉलेज दूर दूर तक जा सके। जिन बच्चों के चैप्टर नहीं किए हुए उनको हेल्प मिल सके। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है इक्वली, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अब ना मेरे तो घर पे देखो ऐसी बात है, आज बना है एकदम वो वाला सीधा बना है, मीठा वाला। आहा, खुशबू आ रही है। तो मैं तो भैया खाने जा रहा हूं खाना, आप लोग भी मस्ती से खाओ, मम्मी को बोलो कि कुछ मीठा बनवा दो, ऐसा कुछ मीठा हो जाए। चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद दौड़ा साइनिंग ऑफ नाउ, टेक केयर गाइस, बाय बाय।